अपने परिवार के शादी करने के दबाव से निपटने के लिए मैंने ऑनलाइन $9.99 देकर एक लड़की को नकली शादी के लिए किराए पर लिया। लेकिन विवाह पंजीकरण कार्यालय में क्लर्क ने मुझे पूरी हेय दृष्टि से देखा। आप पहले से शादीशुदा हैं और दोबारा पंजीकरण कराने आए हैं, क्या आपको नहीं पता कि यह द्विविवाह है? कार्यालय से बाहर निकलने के बाद मैं हाथ में छपा हुआ विवाह प्रमाण पत्र लिए बस शून्य में ताकता रहा। मेरे बगल में खड़ी लड़की ने एक आह भरी, मिस्टर रायन, आप पहले से शादीशुदा हैं तो फिर मुझे किराए पर क्यों लिया? फिर उसने आखिरी बात कही, डिपॉजिट वापस नहीं होगी, और वो भाग गई। मैं वहीं जमा रहा, अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं थामा, तो मैं शादीशुदा कैसे हो सकता हूँ? मैंने फिर से हाथ में कागज देखा। फोटो में आदमी निश्चित रूप से मैं ही था, और वो औरत, उसका नाम था ओलिविया सुलिवान। वो खूबसूरत थी लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। मैंने फोन निकाला, एक फोटो खींची और एक काले प्रोफाइल आइकन पर भेज दी। पता करो ये कौन है? जवाब तुरंत आया। ठीक है। मैंने अपने सीने में उठती उलझन को दबाया, अपनी पुरानी खटारा स्कूटर पर बैठा और लग्जरी विला इलाके की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, नौकरों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये कौन है? कितना हैंडसम है? बकवास मत करो, ये तो वो नाजायज बेटा है जिसे लॉकवुड परिवार मानने से इनकार करता है। इसकी माँ बड़े पेट के साथ दरवाजा खटखटाने आई थी। वो बेशर्म औरत लॉकवुड घर में रहने के बहाने ढूंढती रही, लेकिन इसे अपनी औकात पता है। मिडिल स्कूल में ही घर छोड़ दिया, पता नहीं आज यहाँ क्यों आया। मैंने भौहें चढ़ाई और अनसुना करते हुए सीधे ड्राइंग रूम में घुस गया। मेरी माँ लिंडा, जो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, मुझे झटपट ऊपर खींच ले गई। पहले अपने भाई से मिलो। हाँ, विवाह प्रमाण पत्र मिल गया? मैंने सपाट आवाज में कहा। मिल गया? अच्छा, याद रखो अपनी हैसियत। सिंडी तुम्हारे भाई की मंगेतर है। उस जैसे उच्च वर्गीय परिवार का सपना एक नाजायज बेटा नहीं देख सकता। केवल तुम्हारा भाई उसके लायक है। मेरी आंखों में व्यंग्य की चमक आई। सिंडी ने कॉलेज में 4 साल मेरा पीछा किया था, लेकिन ग्रेजुएशन के दिन वो मेरे भाई फ्रैंक के साथ चली गई। लिंडा ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं फौरन किसी से शादी करूं ताकि सिंडी के साथ कोई भी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बचपन से ही जब भी फ्रैंक और मेरे बीच कोई टकराव होता, वो मुझे बिना शर्त पीछे हटने पर मजबूर करती। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। साफ बात कर लेते हैं, ये आखिरी बार है। ये तो बस उसका कर्ज चुकाना है जिसने मुझे जन्म दिया। लिंडा ने समझदारी से सिर हिलाया। हम फ्रैंक के कमरे में पहुंचे। उसने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। रायन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इससे पहले कि मैं बोल पाता, लिंडा बीच में कूद पड़ी। फ्रैंक, रायन की आज शादी हो गई। फ्रैंक के चेहरे पर हैरानी आई। इतनी जल्दी? वो औरत कौन है? क्या वो सिंडी से बेहतर है? लिंडा ने मुंह बिचकाया। बेहतर कैसे होगी? पूरे हाईचेंग में सिंडी से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं। वो कौन सी शरीफ औरत उससे मिलेगी? कोई गली की बदमाश होगी। वो लड़की को यहाँ लाने की हिम्मत भी नहीं हुई। डर था कि उसकी घटिया शक्ल तुम्हारी आंखों को बुरी लगेगी। फ्रैंक की आवाज में हल्की जलन थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रायन इतना हैंडसम है, वरना सिंडी 4 साल उसके पीछे क्यों भागी? हैंडसम होने से क्या होता है? उसकी हैसियत के साथ कोई नोबड़ी ही उससे शादी करेगी। सिंडी ने तो बस उसे खिलौना समझा, खेलने के लिए। केवल तुम्हारा रुतबा सिंडी के लायक है। फोटो में वो औरत किसी गली की बदमाश जैसी बिल्कुल नहीं लगी थी, लेकिन मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त फ्रैंक ने घड़ी पहन ली और चमड़े के जूते पहनने लगा, लेकिन शर्ट इतनी टाइट थी कि झुक नहीं पा रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। लिंडा ने तुरंत मुझे धक्का दिया। नालायक, अभी भी इतने बेसमझ हो? तुम्हारे भाई झुक नहीं सकते, जल्दी से जूते पहनाओ उन्हें। मेरा चेहरा सख्त हो गया। खुद पहना दो। रायन, ये क्या तेवर है? लगता है शादी हो गई तो पर निकल आए। अभी भी लॉकवुड परिवार पर निर्भर हो तुम। अगर अभी भाई से अच्छे से नहीं रहे तो एक दिन तुम और तुम्हारी बीवी दोनों उनके सामने हाथ फैलाओगे। और वैसे भी लॉकवुड परिवार ने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरे पिता रिचर्ड अचानक दरवाजे पर प्रकट हुए। एक जरूरी मेहमान आने वाला है, किसी भी वक्त यहाँ क्या झगड़ा हो रहा है? लिंडा फौरन रोते हुए शिकायत करने लगी। ये नाशुक्रा है, आज इसे शादी का प्रमाण पत्र मिला और अब मुझे मां मानना बंद कर दिया। रिचर्ड ने मुझे देखा। तुम्हारी शादी हो गई? परिवार से किसी को ढूंढवाते? प्रमाण पत्र है, दिखाओ। इस अजनबी से पिता की अचानक दिखाई परवाह देख मैं एक पल रुका, फिर बैग से निकाला। अगले ही पल लिंडा ने झपट कर छीन लिया। देखें तो तुम्हारी गंवार बीवी का नाम क्या है? इतने में फ्रैंक ने उत्सुकता से पूछा। पापा, कौन आ रहा है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रिचर्ड ने उस इंसान के बारे में सोचा और उनका चेहरा खिल उठा, मानो घर पर बड़ा सम्मान बरस रहा। उत्साह से उन्होंने एक नाम लिया, ओलिविया। ये नाम सुनते ही मैं एकदम जम गया। हमारे उलझे हुए चेहरे देखकर रिचर्ड गर्व से बोले, तुम नहीं जानते, ये स्वाभाविक, वो बहुत रहस्यमयी है। मैंने भी कभी उन्हें नहीं देखा। वो सिंडी की मौसी है। सिर्फ 28 साल की उम्र में सुलिवान परिवार की असली मुखिया बन चुकी है। लिंडा की सांस अटकी। तो क्या वो सिंडी से भी बेहतर रिश्ता नहीं है? सुलिवान परिवार की असली मुखिया मुख्य शाखा की बड़ी पोती से तो ऊंची है। रिचर्ड ने झुझलाते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो? मिस सुलिवान की शादी हो चुकी है। मैंने आंखें सिकोड़ी। शादी हो चुकी है? अगर प्रमाण पत्र पर वाकई वही है तो लगता है ओलिविया को सब पता है। लिंडा थोड़ी निराश हुई। उनके पति कौन है? फ्रैंक से भी ज्यादा भाग्यशाली? रिचर्ड सोचते हुए बोले, पता नहीं, कहते हैं ना वो ना उनके पति सामाजिक कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन आज वो खुद क्यों आ रही हैं? लिंडा ने दृढ़ता से कहा। जाहिर है फ्रैंक इतने असाधारण हैं कि सुलिवान परिवार का ध्यान खिंच गया। ये कहते हुए उसने बिना पढ़ा हुआ प्रिंट आउट मेरे हाथ में वापस ठेल दिया। फ्रैंक का हाथ थामा और उत्साहित व्यंग्य से हंसी। देखो, ये तो फ्रैंक की असली माँ से भी ज्यादा उनमें लगी हुई है। तभी बटलर ऊपर आया और बोला कि सुलिवान परिवार बस आने ही वाला है। ये सुनते ही रिचर्ड तेजी से नीचे चले गए। जाते जाते उन्होंने मुझसे लापरवाही से कहा, काफी समय से घर नहीं आए, रुको एक जाम पियो जश्न में। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी रुकना चाहता था, ये देखने के लिए कि ओलिविया असल में कौन है। कमरे में वापस आकर लिंडा ने फ्रैंक को देखा, जो एक कुलीन परिवार में ब्याहने वाला था। लिंडा की आंखों में अदम्य खुशी थी। 20 से भी अधिक साल पहले अगर सोफिया न आई होती तो रिचर्ड से शादी करने वाली वो खुद होती। इसीलिए वो सोफिया से नफरत करती थी। बदले की भावना में जब उसने देखा कि सोफिया ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया जिस दिन उसने अस्पताल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका अपना सगा बेटा फ्रैंक लॉकवुड परिवार का युवा मालिक बन चुका था और मैं असली बेटा तिरस्कृत नाजायज बच्चा बन गया। नीचे आकर मैं सीढ़ियों के पास अंधेरे कोने में टिक कर खड़ा हो गया। दरवाजे की तरफ नजरें जमाए चुपचाप सुलिवान परिवार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद श्रीमती लॉकवुड सोफिया एक नौकर के सहारे नीचे उतरी। उन्होंने बैंगनी रंग का च्योंगसैम पहना था। दुबली पतली काया पर एक विद्वतापूर्ण शालीनता
चिंता उनसे झलकती थी। युवा नौकर ने धीरे से कहा, मैडम तबीयत ठीक नहीं है, शायद नीचे ना आए। सोफिया ने खांसते हुए सिर हिलाया, नहीं, फ्रैंक के लिए यह इतना जरूरी दिन है, मैं चूक नहीं सकी। मैं उनकी पीठ देखता रहा। मेरी आंखों में एक बच्चे सी श्रद्धा और आदर भरा था, लगभग हास्यास्पद। लॉकवुड परिवार में वो मेरी एकमात्र ऊष्मा थी। बचपन में लिंडा अक्सर मुझे खाना नहीं देती। एक बार सोफिया ने यह देख लिया और उसके बाद से वो नियमित रूप से बगीचे में मेरे लिए खाना रखने लगी। ये सिलसिला 12 साल तक चला। अगर सोफिया की यह दयालुता न होती तो शायद मैं बहुत पहले खुद को छोड़ चुका होता। सोफिया को दूर जाते देखते हुए उनकी खांसी की आवाज बीच बीच में वापस आती रही। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सुलिवान परिवार आ गया। रिचर्ड और सोफिया ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वे एक तरफ हो गए। लोगों का एक भव्य काफिला अंदर आया। मैंने फौरन ओलिविया को पहचान लिया। फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत। उनका भाव ठंडा और पैना था। मेरी नजर महसूस होते ही उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। उस तेज नजर से मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं उनकी आंखों में और गहरे उतरना चाहता था, लेकिन ओलिविया ने नजर फेर ली और कहीं और देखने लगी। मैं उलझन में रह गया। क्या वो मुझे पहचानती हैं या नहीं? रिचर्ड ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस सुलिवान, आपके पति कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? ये सुनते ही मुझे लगा ओलिविया ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। वो व्यस्त हैं, बस इतना कहा और भीड़ उन्हें स्वागत कक्ष की तरफ ले गई। सिंडी, जो 4 साल मेरे पीछे भागी थी, पीछे पीछे चली आई। औपचारिक पोशाक में वो कॉलेज के दिनों से ज्यादा परिपक्व और संयत लग रही थी। उसने मुझे नहीं देखा, बस फ्रैंक से बेमन से बात करती रही। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा था। तभी लिंडा ने मेरी बांह पकड़ ली। धीमी आवाज में डांटते हुए बोली, रायन, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मत बताना कि अभी भी सिंडी को नहीं भूले। सुन लो, अब वो तुम्हारी भाभी है। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ झटक दिया। चिंता मत करो, मुझे किसी की दूसरी पसंद बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मिस्टर लॉकवुड ने मुझे जश्न में एक जाम पीने को कहा है। जब से होश संभाला है मैंने रिचर्ड को हमेशा मिस्टर लॉकवुड ही कहा है। लिंडा ने गुस्से में दांत पीसे। वो तो बस शिष्टाचार था, तुमने सच में मान लिया। लगता है सच में अपनी औकात नहीं पता। आज जैसे मौके पर मैं खुद अंदर नहीं जाती ताकि लॉकवुड परिवार की नाक न कटे। तुम एक नाजायज बेटे उस दस्तरख्वान पर बैठने के काबिल हो। अभी यहाँ से निकलो। मैं अधीरता से भौहें चढ़ाने ही वाला था कि मेरी नजर पड़ी। ओलिविया बालकनी की तरफ जा रही थी फोन पर बात करने। मैंने लिंडा को नजरअंदाज किया और पीछे चल पड़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा ओलिविया ने फोन काट दिया। फिर उन्होंने बर्फीली नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरे कदम थोड़े लड़खड़ाए। उनकी खतरनाक नजर का सामना करते हुए मैंने होठों पर मुस्कान लाई और एक आजमाइशी अभिवादन किया। जानू, ओलिविया की आंखें ठंडी रहीं। मैं सीधे उनकी आंखों में देखता रहा, प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। लेकिन वो शब्द सुनकर उनकी नजर और भी ठंडी और शत्रुतापूर्ण हो गई। कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर वो मुड़कर चलने लगी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। आप मुझे नहीं पहचानती? ओलिविया ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। हटिए, क्या मुझे आपको जानना चाहिए? महोदय, मैं विवाहित हूँ, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए। मैं थोड़ा हक्का बक्का हो गया। वो साफ तौर पर मुझे नहीं जानती, फिर भी कह रही हैं कि शादीशुदा हैं। क्या रजिस्ट्री कार्यालय ने कोई गलती की? माफ कीजिए, आपके पति कौन है? तुमसे मतलब नहीं। 4 और बर्फीले शब्द। मैंने विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। मिस सुलिवान, इस पर जो महिला है वो आप ही है ना? ओलिविया की नजर पुरुष के नाम पर पड़ी। उन्होंने व्यंग्य से मुंह बिचकाया। मिस्टर रायन, असली प्रमाण पत्र कोई महंगी चीज नहीं है। अगर नकली बनवाना ही था तो कम से कम पेशेवर तरीके से बनवाते। इतना कहकर वो लिविंग रूम में वापस नहीं गई, बल्कि छोटे बगीचे से होते हुए तेजी से पार्किंग की तरफ चल पड़ी। मैं पीछे भागा, सफाई देने की कोशिश की, लेकिन 2 बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। मैं उनकी जाती हुई पीठ पर चिल्लाया, मिस सुलिवान, ये प्रमाण पत्र असली है। अगर यकीन न हो तो रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर देख सकती है। ओलिविया गाड़ी में बैठी और चली गई। उनका पर्सनल असिस्टेंट पीछे रह गया। मैं लिविंग रूम में लौटा तो सीधे फ्रैंक से सामना हो गया, जिसने मुझे ओलिविया को परेशान करते देख लिया था। उसकी आंखें चमकी। रिचर्ड चिंता से भरे बोले, मिस सुलिवान अचानक क्यों चली गई? क्या हमारी आवभगत में कोई कमी रह गई? फ्रैंक ने मुट्ठियां भींची। आवाज में झिझक थी। मैंने देखा रायन मिस सुलिवान को परेशान कर रहे थे। वो नाराज होकर चली गई और संदेश छोड़ा कि आप अपने परिवार को संभालें। रायन के इस व्यवहार से सुलिवान परिवार सोचेगा कि हमें कोई तमीज नहीं। रिचर्ड का चेहरा फौरन काला पड़ गया। इधर मैं अपनी स्कूटर पर ओलिविया को ढूंढता रहा, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। निराश ही था कि अचानक फोन बजा। मैंने उठाया। एक महिला की आवाज आई, बॉस, ओलिविया की जानकारी मिल गई। ओलिविया सुलिवान परिवार के मुखिया की दूसरी बेटी है। अफवाह है कि वो बेहद ठंडी और निर्दयी है, इसीलिए बचपन में उन्हें विदेश भेज दिया गया था। सबको लग रहा था कि परिवार की बागडोर बड़े बेटे को यानी सिंडी के पिता को मिलेगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ओलिविया पिछले हफ्ते अचानक वापस आ जाएंगी। न जाने उन्होंने कौन से कठोर हथकंडे अपनाए, लेकिन सुलिवान परिवार के मुखिया को पद से हटवा दिया और सीधे सुलिवान ग्रुप की बागडोर संभाल ली। मैंने माथे पर बल डाले, उनकी संपर्क जानकारी और शेड्यूल निकालो, बाद में मैं खुद जाकर मिलूंगा। फोन रखकर मैंने कनपटी मली। ये मामला उलझता जा रहा है। ओलिविया की हैसियत को देखते हुए उनसे मिलना आसान नहीं होगा, और आज मैंने भी बेवकूफी की, जानू कहकर उन्हें डरा दिया। मैंने एक आह भरी खटारा स्कूटर स्टार्ट की और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। शहर की चहल पहल पीछे छूटती गई और मैं शहर के बाहरी इलाके के एक पुराने मोहल्ले में आ गया। मिडिल स्कूल में लॉकवुड घर छोड़ने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ एक पुराना मकान किराए पर ले लिया था। बाद में इसकी आदत पड़ गई और कभी बदला नहीं। घर के मोड़ पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक 80 से 90 साल की बुजुर्ग महिला सड़क पर निकल आई। मैंने जोर से ब्रेक लगाए, बाल बाल बची। पहले मुझे लगा कोई ढोंगी है, लेकिन ध्यान से देखा तो वो बड़े शालीन कपड़े पहने थी। गले में एक टैग लटक रहा था जिस पर एक संपर्क नंबर और नीचे लिखा था, अगर ये व्यक्ति खो जाए तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें, उचित पुरस्कार दिया जाएगा। साफ था कि बुजुर्ग महिला को अल्जाइमर था। मैंने फौरन फोन निकाला और टैग पर लिखा नंबर डायल करने लगा। तभी उन्होंने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी आंखें चमक उठी। दामाद, मेरे दामाद। मेरा मुंह फड़का। 22 साल से अकेला और आज एक और पत्नी मिल गई। मुझे हंसी आ गई। मैंने हल्के से पूछा, दादी माँ, आपकी नातिन कौन है? नाम क्या है उनका? हाँ, उनका नाम है वो क्या था? जो नाम अभी याद आया था, बोलने की कोशिश में वो फिसल गया। बुजुर्ग महिला बेचैन हो गई। मुंह खुलता बंद होता रहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। दादी माँ, घबराइए नहीं, याद ना आए तो कोई बात नहीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर नंबर डायल किया। कुछ दूर एक सड़क पर ओलिविया गाड़ी में सख्त चेहरे के साथ बैठी थी। उनके बगल में उनका अधीनस्थ लियाम सांस लेने की
भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरी गलती है, मैंने ठीक से नजर नहीं रखी। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान खो गई। ओलिविया कुछ नहीं बोली, लेकिन उनसे ठंडा गुस्सा फूट रहा था। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ज्यादातर वक्त अपनी ही दुनिया में रहती थी। कौन सोच सकता था कि वो आज अचानक ठीक हो जाएंगी, सबको भगा देंगी और चुपके से निकल जाएंगी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान खुद बस लेकर उपनगर आ गई थी। इस इलाके की कई गलियों में कैमरे नहीं लगे थे, इसलिए व्यापक तलाशी ही एकमात्र रास्ता था। तभी ओलिविया का फोन बजा। उन्होंने फौरन उठाया। दूसरी तरफ से मेरी शांत आवाज आई, हेलो, आपके घर की बुजुर्ग महिला अभी मेरे पास है। ये सुनते ही गाड़ी में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। सब हरकत में आ गए। किसी ने पुलिस को फोन करने की तैयारी की। लियाम कॉल सिग्नल ट्रेस करने लगा। ओलिविया की आंखें तेज हो गईं, आवाज बर्फ की तरह ठंडी। कितने पैसे चाहिए? मजाक था, मैंने कहा। बस इतना बताना था कि बुजुर्गों का ख्याल रखा करें। फिर मैंने पता बताया और फोन काट दिया। 5 मिनट बाद वो उस जगह पहुंचे, लेकिन मैं जा चुका था। वहाँ बस एक पुलिस अधिकारी बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा था। ओलिविया ने पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंची? बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, अपने दामाद को ढूंढने आई थी, वो पास में ही रहते हैं। ओलिविया रुकी। दादी माँ, कोई दामाद नहीं है। असंभव, मैंने उन्हें देखा। उस निर्दयी लड़के ने मुझे पुलिस को सौंपा और चला गया। अच्छा, जरा फोन देना। ओलिविया ने फोन दिया। बुजुर्ग महिला ने हाल की कॉल से वो नंबर ढूंढा और अपनी छोटी डायरी में लिख लिया। खुशी से बोली, अब मेरे पास मेरे दामाद का नंबर है। अगली सुबह मुझे मेरे विश्वविद्यालय के सलाहकार प्रोफेसर वॉकर का फोन आया। उनके दफ्तर में गुस्सा तो देखा, फ्रैंक और लिंडा भी मौजूद थे। फ्रैंक और मैं दोनों हाईचेंग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। वो खुद को होनहार छात्र समझता है, इसलिए उसे पीछे छोड़ने से बचने के लिए मैंने जानबूझकर सबसे अनजान विषय चुना था, ऊर्जा और शक्ति अभियांत्रिकी। लेकिन मुझे क्या पता था कि 2 साल पहले नई ऊर्जा अचानक लोकप्रिय हो जाएगी और फ्रैंक ट्रांसफर लेकर फिर मेरा सहपाठी बन जाएगा। फ्रैंक का यहाँ होना समझ में आता था, लेकिन लिंडा क्यों? यही सोच रहा था कि प्रोफेसर वॉकर गंभीर चेहरे से बोले, रायन, तुम्हारी स्नातक विद्यालय की अनुशंसा रद्द कर दी गई है। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारा चरित्र और पृष्ठभूमि इसके योग्य नहीं है। क्या तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कोई गलतफहमी है? जल्दी से माफी मांग लो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। एक पल की जिद में बर्बाद मत करो। फ्रैंक ने आह भरी। प्रोफेसर वॉकर, रायन की माँ उसकी भलाई के लिए कर रही है। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, तुमने मिस सुलिवान को नाराज किया। उन्होंने ऐलान किया है कि तुम्हें हाईचेंग से गायब करवा देंगे। एक पल लगा समझने में कि मिस सुलिवान से मतलब ओलिविया है, लेकिन मैंने उनसे बस कुछ शब्द ही कहे थे और कल जाते वक्त वो नाराज भी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ फ्रैंक झूठ बोलने का आदी है। सोच ही रहा था कि फ्रैंक मेरे पास आया। रायन, पापा ने तुम्हारे लिए विदेश का टिकट खरीदा है। चाहते हैं कि कुछ समय के लिए बाहर रहो, वरना लॉकवुड परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मेरी आंखों में व्यंग्य चमका। ये बस डर है कि मैं लॉकवुड परिवार को नीचा दिखाऊंगा। जब मैंने मानने से इनकार किया, फ्रैंक ने एक बैंक कार्ड निकाला। विदेश में गुजारे की चिंता है, इस पर 50,000 युआन है मेरी तरफ से निजी तौर पर। अभी के लिए काम आएंगे, बाद में जरूरत पड़े तो मेरे अलाउंस से और दे दूंगा। लॉकवुड परिवार के युवा मालिक के पास सिर्फ 50,000 युआन। मुझे हंसी आ गई। तभी लिंडा ने झपट कर कार्ड छीन लिया। फ्रैंक, ये क्या कर रहे हो? इसके लिए प्लेन टिकट खरीदना भी बहुत एहसान है। फिर मुझे घूरते हुए हुक्म दिया, सामान बांधो और फौरन देश छोड़ो। मैंने पहले ही तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दिया है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें मेरे फैसले लेने का क्या हक है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और वैसे भी तुम्हारे ग्रेड से तुम शायद ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे। विदेश जाकर काम करो और जल्दी पैसे कमाओ। प्रोफेसर वॉकर से रहा न गया। रायन की माँ, आपने गलतफहमी की है। रायन ने स्कूल में जो इससे पहले कि वो पूरा बोल पाते, लिंडा ने बीच में काट दिया। प्रोफेसर, आपको उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। क्या मैं नहीं जानती वो कैसा है? वो सिर्फ इसलिए स्नातक पढ़ना चाहता है क्योंकि फ्रैंक पढ़ रहा है। जरा आईने में देखे खुद को, उसकी औकात क्या है? फ्रैंक से तुलना करने का क्या हक है उसे? प्रोफेसर वॉकर का गला अटक गया। उन्होंने हैरानी से फ्रैंक की तरफ देखा। मुझे याद है तुम्हें स्नातक की अनुशंसा नहीं मिली थी और तुमने प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी। फ्रैंक ने विनम्र मुस्कान बनाई। मैंने विशेष प्रवेश का रास्ता अपनाया। जब प्रोफेसर ने विस्तार से पूछा तो उसने नकली संकोच से कहा, दरअसल डॉक्टर रे की वजह से उनका हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ईंधन पर शोध सफल रहा, पेटेंट मिला और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी। मेरे मन में उलझन उठी। डॉक्टर रे, मैं फ्रैंक को विशेष प्रवेश कब से दे रहा हूँ? सोफिया की दयालुता चुकाने के लिए मैं इन सालों में डॉक्टर रे के नाम से लॉकवुड कॉर्पोरेशन को तकनीकी सहायता देता आया था और एक प्रायोजित छात्र की काल्पनिक पहचान बना रखी थी। इधर फ्रैंक झूठ बुनता रहा। मेरी माँ ने कभी डॉक्टर रे की पढ़ाई में मदद की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो हमारे पास आए और कहा कि माँ उनकी जीवन दाता है। इन सालों में वो हमारी पारिवारिक कंपनी को तकनीकी सहायता देते रहे, वो मना नहीं करेंगे। प्रोफेसर वॉकर ने यकीन कर लिया और पूछा कि डॉक्टर रे कहाँ हैं? डीन उन्हें हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रोफेसर वॉकर प्रसन्न हो गए और मुझसे बोले, रायन, तुम्हारी शोध दिशा डॉक्टर रे से मेल खाती है। जब वो आए तो मैं तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। अगर डॉक्टर रे तुम्हारी सिफारिश करें तो शायद तुम्हारी स्नातक अनुशंसा फिर से मिल सके। फ्रैंक ने चिंतित भाव बनाया। प्रोफेसर वॉकर, क्या यह काम करेगा? सुलिवान परिवार हाईचेंग का सबसे अमीर परिवार है। हर साल हमारे स्कूल को काफी शोध निधि देते हैं। डॉक्टर रे की मांग बहुत है। अगर डॉक्टर रे बीच में आए तो स्कूल जरूर उनकी सुनेगा। फिर उसने आह भरी, लेकिन डॉक्टर रे सिर्फ माँ के लिए एहसान करते हैं, मेरे लिए कहें तो पूरे दिल से मदद करें। लेकिन रायन तो पापा का नाजायज बेटा है, माँ के विरुद्ध खड़ा रहता है। रायन, चाहो तो मैं डॉक्टर रे से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ मना कर दिया। फ्रैंक इस वक्त एक दयनीय जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। मैंने प्रोफेसर वॉकर से कहा, प्रोफेसर, मैं वैसे भी कभी स्नातक करना नहीं चाहता था। लिंडा ने मुंह बिचकाया। कोशिश भी मत करना। मिस सुलिवान को नाराज करने के बाद हाईचेंग में नौकरी मिलेगी, ये सपना देखना भी छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि कोई एक हाथ से पूरे हाईचेंग पर राज कर सकता है। और अगर सच में नौकरी न मिले तो मेरे पास आकर मेरा टीचिंग असिस्टेंट बन जाना। प्रोफेसर वॉकर ने झुंझलाते हुए ये कहा, फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़े। मेरा दिल गर्म हो गया। प्रोफेसर, मिस सुलिवान और मेरे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी है। एक बार सुलझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये देखकर फ्रैंक ने मुट्ठी भींची। तंज भरे स्वर में बोला, रायन, क्या तुम सच में मिस सुलिवान को परेशान करते रहोगे? वो शादीशुदा है, ये बहुत अनुचित है। लिंडा का गुस्सा भड़क उठा और उसने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैंने अविश्वास से उसे देखा, प्रोफेसर वॉकर के सामने, और एक पल भी पछतावा नहीं। लिंडा ने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई और बरसी, कुछ साल
हो गए और लगता है घर के नियम भूल गए। अभी अपने भाई से माफी मांगो और वादा करो कि कभी सुलेमान परिवार के पास नहीं जाओगे। मेरी आंखों की गर्माहट धीरे धीरे जाती रही, पीछे बची तो बस ठंडक। उस दिन की बात, ये आखिरी बार है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या वो अभी भी मुझे वही दब्बू अनजान लड़का समझती है जो फ्रैंक की पूजा करता था? अगर समझाने से काम नहीं चलता तो अब मैं भी नहीं रुकूंगा। फ्रैंक एक तरफ खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। बचपन में रायन मेरे सामने झुका रहता था, कभी जुबान नहीं खोली, कभी पलटकर नहीं मारा। घर से निकलने के बाद जब विश्वविद्यालय में फिर मिला तो वो उतना ही गरीब और बदहाल था, फिर भी मेरे सामने सीधा खड़ा होने की हिम्मत करता था। कुछ साल बिना कुछ मार पीट के बिना, और वो अपनी औकात भूल गया। आज लिंडा उसे सही जगह दिखा देगी। फ्रैंक यही सोच रहा था कि मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। वो होंठ टेढ़े करने लगा। सोचा शायद मैं माफी मांगने आया हूँ। तभी मैंने अचानक नजर उठाई और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। फ्रैंक का सिर एक पल के लिए चकरा गया। लिंडा दौड़ती हुई आई, चीखते हुए, रायन, तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तेजी से उसकी तरफ मुड़कर देखा। मेरी नजर में हत्यारे का इरादा था। लिंडा अपनी जगह जम गई। मेरे भाव देखकर कांपती बोली, क्या करने वाले हो? ना शुक्रे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मुझे मारोगे? मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। एक एक शब्द धीमा और स्पष्ट। तुम अच्छी माँ नहीं थी तो मुझे नाफरमान बेटा बोलने का हक नहीं। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। अगर आगे मेरे साथ कुछ भी किया तो फ्रैंक पर 2 गुना लौटाऊंगा। मैंने नजर फेरी और प्रोफेसर वॉकर को गहरा सिर झुकाया। इन 4 सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मामला सुलझते ही वापस आऊंगा, ये कहकर बिना एक पल रुके मुड़ा और चला गया। कमरे से मेरा साया ओझल होने के बाद लिंडा धीरे धीरे होश में आई। स्कूल के गेट से बाहर निकला ही था कि जेनी का फोन आया। बॉस, पता चल गया? मैं समझ गई ओलिविया सबको शादीशुदा क्यों बताती है, लेकिन आपको नहीं पहचानती। सुलिवान परिवार बाहर से बड़ा चमकदार दिखता है, लेकिन इन कुछ सालों में अंदर से बेहद क्रूर आंतरिक संघर्ष हुआ है। सुलिवान परिवार के मुखिया बड़े बेटे के परिवार को तरजीह देते हैं और परिवार की बागडोर मुख्य शाखा को सौंपना चाहते हैं। ओलिविया सबसे छोटी बेटी है, हमेशा दबाई जाती रही। कुछ साल पहले मुखिया ने ओलिविया के लिए कुछ अविश्वसनीय रिश्ते चुने और शादी तय करने की कोशिश की। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ, तब तक जब तक ओलिविया ने ऐलान नहीं किया कि उन्होंने पहले से ही एक साधारण परिवार के लड़के से विवाह पंजीकरण करवा लिया है। तब जाकर मामला शांत हुआ। और इस पति के बारे में बात करें तो बड़ी दिलचस्प बात है, वो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आए, कभी किसी सुलिवान पारिवारिक समारोह में नहीं दिखे। तो सब कुछ जोड़ने पर एक ही सच निकलता है, और वो ये है कि जेनी शब्दों को खींच रही थी रहस्य बनाने की कोशिश में, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाती मैं पहले ही समझ चुका था। उसका शेड्यूल और संपर्क जानकारी मिली। जेनी एक पल के लिए शर्मिंदा होकर चुप हो गई। अगले कुछ दिनों का शेड्यूल भेज रही हूँ, लेकिन उनका निजी नंबर नहीं मिला। कोई बात नहीं, सीधे जाकर घेरूंगा। ओलिविया जैसी हैसियत वाले लोग अपना निजी नंबर बड़ी सावधानी से छुपाते हैं, न मिलना स्वाभाविक है। जेनी फौरन गपशप के मूड में आ गई। वो चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरी रहती हैं। पास जाना आसान नहीं। क्या आप जबरदस्ती करेंगे या थोड़ा शांत रहेंगे? मेरे होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान उभरी। सुलिवान ग्रुप के प्रवेश द्वार पर मैंने अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म सीधी की, एक डिलीवरी बॉक्स उठाया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, मिस सुलिवान के लिए उनके खुद के दस्तखत चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने सेक्रेटरी ऑफिस को फोन किया। मुझे ऊपर जाने की अनुमति मिली। प्राइवेट लिफ्ट से सीधे 88वीं मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही नजारा खुल गया। पूरी एक मंजिल, 100 से ज्यादा सचिवालय कर्मचारी, सिर्फ एक इंसान की सेवा में, ओलिविया। मैं मिलने आई सेक्रेटरी के पीछे चला, आराम से सीईओ के दफ्तर तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक सुरीली आवाज आई, आइए। मैं सोच रहा था कि आखिर ओलिविया से मिलना होगा, तभी एक साया आड़े आ गया। रुको। लियाम ने भौहें चढ़ाते हुए मुझे ऊपर से नीचे देखा। मिस्टर रायन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसका चेहरा काला पड़ गया। कल लॉकवुड घर में मुझे ओलिविया को परेशान करते देखा था। ओलिविया ने मुझसे निपटने की जहमत नहीं उठाई, और आज यह आदमी डिलीवरी मैन बनकर फिर यहाँ आ धमका। उसने 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। क्या हो रहा है? पहचान तक नहीं जांची और कोई भी ऊपर चला आया। इसे अभी बाहर फेंको, बदलो। ये क्या मतलब है? क्या सुलिवान ग्रुप डिलीवरी वालों को हेय दृष्टि से देखता है? वो काम करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या तुम डिलीवरी वर्कर हो? क्या तुम्हारे पास डिलीवरी वर्कर का आईडी है? लियाम ने व्यंग्य से कहा। उसके मुंह से ये निकला ही था कि एक वर्क आईडी सीधे उसके चेहरे के सामने आ गया। उसका भाव अकड़ गया। अभी तो नहीं बनवाया ना? आईडी खुली, पंजीकरण की तारीख सामने थी। लियाम स्तब्ध रह गया। 8 साल पहले पढ़ाई के साथ काम करना मना है क्या? मेरी आवाज लापरवाह थी। मैंने दरवाजे की तरफ आवाज लगाई, मिस सुलिवान, क्या अब आप मेरा काम पूरा करवाने में सहयोग करेंगी? अंदर से वो सुरीली आवाज आई, आने दो। मैंने लियाम को एक उकसाने वाली नजर दी। वो फटने ही वाला था। तभी मैं उसके पास से निकलकर कमरे में दाखिल हो गया। ओलिविया का दफ्तर मिनिमलिस्ट लग्जरी शैली में था। जगह तो विशाल थी, लेकिन किसी भी गर्माहट से खाली। हाथ में दस्तावेज पर दस्तखत करने के बाद ओलिविया ने आखिरकार नजर उठाई। उनकी चमकदार आंखों में कोई भाव नहीं था। मैंने डिलीवरी स्लिप की तरफ इशारा किया, मिस सुलिवान, यहाँ दस्तखत कीजिए। उनकी नजर एक पल के लिए मुझ पर टिकी, फिर उन्होंने कलम उठाई। तभी मैंने एक बम गिराया। मिस सुलिवान, आप असल में शादीशुदा नहीं है ना? कलम बीच में ही रुक गई। उनकी ठंडी नजर मुझ पर जम गई। मुझे पता था, मैंने सही अंदाजा लगाया था। रजिस्ट्री कार्यालय में निजी जानकारी हाथ से भरी जाती है, गलती असंभव है। ओलिविया शादीशुदा होने का दावा करती हैं, लेकिन मुझे नहीं पहचानती। जेनी की जांच को मिलाकर देखें तो एकमात्र सच यही है, ओलिविया ने परिवार के शादी के दबाव से बचने के लिए एक काल्पनिक पति गढ़ा। वो कभी रजिस्ट्री कार्यालय गई ही नहीं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि हम असल में शादीशुदा हैं। मैंने ईमानदारी से कहा, मिस सुलिवान, मैं जानता हूँ ये बात अजीब लगती है, लेकिन हम सच में शादीशुदा हैं। ओलिविया धीरे से सीधी हुई। उनके चेहरे पर हल्की सी मनोरंजन की झलक आई। मिस्टर रायन, कोशिश बेकार है। अगर मैं अविवाहित भी होती तो सिंडी से बदला लेने के लिए आपसे शादी नहीं करती। मैं थोड़ा चौंका। तो उन्हें सिंडी के साथ मेरे अतीत के बारे में पता है, और वो सोचती हैं कि मैं बदले की भावना से उनके पास आया हूँ, इसीलिए मानने से इनकार कर रही है। मैंने जल्दी से सफाई दी, मैं सिंडी की वजह से नहीं आया, मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ। मुझे आपके रोमांटिक नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं। ओलिविया ने काट दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी स्लिप पर दस्तखत किए और मेरी तरफ बढ़ा दी। दोबारा परेशान करने मत आना, वरना मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। आपने पहले से ही परेशान कर दिया है। आपने ऐलान किया कि मुझे हाईचेंग से गायब करवा देंगी। ओलिविया ने भौहें चढ़ाई। मैंने कब? तभी उनका फोन बज उठा। दादी माँ की
खास रिंगटोन। उन्होंने फौरन उठाया। देखभाल करने वाले की आवाज आई, मिस सुलिवान, बुजुर्ग मैडम फिर गायब हो गई हैं। ओलिविया बेचैनी से बाहर दौड़ी। मैं पीछे जाकर सब साफ करना चाहता था, लेकिन लियाम ने फिर रास्ता रोक लिया। मिस्टर रायन, मेरी सलाह है यहीं रुक जाइए। और इस तरह मुझे सुलिवान ग्रुप से बाहर कर दिया गया। जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग महिला पीछे चुपके चुपके पांव रखते हुए आ रही थी। मैंने बेबसी से आह भरी। बोलने से पहले ही उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। दामाद, दोबारा छोड़कर जाने की सोचना भी मत। किराए के अपार्टमेंट में बुजुर्ग महिला खाने की मेज पर बैठी और एक के बाद एक 3 गिलास पानी पी गई। मैंने माथे पर बल डाले और ईमानदारी से कहा, मैं सच में आपका दामाद नहीं हूँ। हाँ हो। बुजुर्ग महिला अड़ी रही। पानी का गिलास थामे एक और घूंट भर लिया। मैं समझ गया, इनसे तर्क करना बेकार है। मैंने फोन निकाला और पहले वाला नंबर डायल किया। पहली घंटी पर ही उठा लिया। हेलो। महिला की आवाज जानी पहचानी सी लगी। बोलने ही वाला था कि बुजुर्ग महिला ने अचानक फोन छीन लिया। इधर ओलिविया पास की गली में तलाशी दल का नेतृत्व कर रही थी। चेहरे पर संयम था, लेकिन अंदर से बेचैनी। दादी माँ को सिर्फ अल्जाइमर नहीं है, 87 साल की उम्र में उनके अंग भी धीरे धीरे जवाब देने लगे हैं। कभी भी कुछ हो सकता है। फोन बजते ही उन्होंने फौरन उठाया। दूसरी तरफ से दादी माँ की भरपूर ऊर्जा से भरी आवाज आई, नटखट लड़की, सुन, आकर मुझे ले जाओ, मैं अपने पोते दामाद के साथ हूँ। नंबर उसी नौजवान का है जो पहले था, इसलिए दादी फिर उसके साथ है। ओलिविया का चेहरा उतर जाता है। दादी, तुम कहाँ हो? बताऊंगी नहीं। तुम्हें लगता है कि न बताने से मैं ढूंढ नहीं सकती? मुझे ढूंढने मत आना और न ही किसी को भेजना। ओलिविया सिर खुजलाती है, रिसीवर को हाथ से ढककर पारिवारिक डॉक्टर से धीरे पूछती है, क्या हम इस हालत में दादी को जबरदस्ती वापस ला सकते हैं? डॉक्टर सिर हिलाकर फुसफुसाते हैं, बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को अभी उत्तेजित नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि उनकी इच्छा के साथ चला जाए। वो नौजवान बुरा इंसान नहीं लगता। ओलिविया बेबस होकर फोन पर मनाती है, दादी, मुझे अभी भी तुम्हारी दवाई पहुंचानी है। कोई जरूरत नहीं, वो मेरे पास है। चिंता मत करो, बस धैर्य से इंतजार करो, मैं तुम्हारे पोते दामाद को लेकर आ रही हूँ। ये कहकर वो छोटी सी बुजुर्ग महिला फोन काट देती है। वो मुझे फोन वापस करती है, चेहरे पर शान भरी मुस्कान लिए। पोते दामाद, हो गया काम। मेरा चेहरा भ्रम से भरा है। ये कैसा गैर जिम्मेदार परिवार है जो एक बुजुर्ग औरत को किसी अजनबी के हवाले कर देता है। मैं वापस कॉल करने ही वाला हूँ कि व्हाट्सएप पिंग करता है, कोई मेरे नंबर के जरिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। नोट में लिखा है, बुजुर्ग महिला की पोती। मैं रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूँ और उसकी पोती तुरंत संदेश भेजती है, कृपया थोड़ी देर के लिए मेरी दादी का ध्यान रखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता। मैं व्यंग्य से जवाब टाइप करने लगा हूँ। सुविधाजनक नहीं है, ये कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। तभी मुझे रसोई से कुछ आवाज सुनाई देती है। मैं दौड़ कर जाता हूँ और देखता हूँ कि बुजुर्ग महिला अंडा उबाल रही। भूख लगी? सिर्फ एक अंडे से काम नहीं चलेगा। उनका झुर्रियों भरा चेहरा एक कोमल मुस्कान से खिल उठता है। पोते दामाद, इस अंडे को अपने चेहरे पर लगाओ, सूजन में आराम आएगा। मैं ठिठक जाता हूँ। शायद मैंने खुद भी नहीं देखा था। आज अपनी सगी माँ के हाथों मार खाने के बाद भले ही मैं बेपरवाह दिख रहा था, दरअसल ठंडक की एक परत मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, मुझे दुनिया से अलग किए हुए। उस बुजुर्ग महिला के शब्दों ने वो ठंडक पिघला दी। मेरी आंखों में फिर से गर्माहट लौट आई। फिर मैं फोन देखता हूँ। उनकी पोती की चैट अचानक नारंगी हो जाती है। 3 लाख युआन का ट्रांसफर। नोट में लिखा है, ये 1 हफ्ते का खर्च है, अगर कम पड़े तो बताना। मैं अपना अधूरा संदेश देखता हूँ और फिर से लिखता हूँ, ठीक है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं अचानक ये झंझट क्यों मोल ले रहा हूँ। मन को समझाता हूँ, शायद इसलिए कि उसने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। इधर लॉकवुड के घर में फ्रैंक का गाल बुरी तरह सूझा हुआ है, मुट्ठी का निशान साफ दिखा है। लिंडा सिर झुकाकर कहती है, वो बदमाश, उसे जरूर जलन हो रही होगी कि तुम सिंडी से शादी करने वाले हो। जब तुम्हारे पिताजी लौटेंगे तो मैं रायन को कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तभी सोफिया कमजोर शरीर को घसीटते हुए नीचे उतरती है। आवाज कमजोर है लेकिन लहजा दृढ़। रायन ऐसा इंसान नहीं है, जरूर तुमने ही पहले उसे उकसाया होगा। ये सुनकर फ्रैंक चाहते न चाहते अपना तरीका बदलता है। माँ, क्या आप डॉक्टर रे को हाइचेंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर बुला सकती? सोफिया तुरंत सख्ती से इनकार करती है। फ्रैंक, पुराने उपकारों का फायदा नहीं उठाया जाता। इसके अलावा डॉक्टर रे ने इतने सालों में हमारी कंपनी के लिए पहले से बहुत कुछ किया है। फ्रैंक बिल्कुल हैरान नहीं होता। हाइचेंग यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, शायद डॉक्टर रे खुद वहाँ जाना चाहते हो। हम बस उनका और स्कूल के बीच संपर्क करा दें। इसे उनके सालों के सहयोग का बदला चुकाना ही समझो। सोफिया को यह तर्क सही लगा। वो अपना फोन निकालती है और व्हाट्सएप खोलती है। तो मैं उनसे पूछती हूँ। फ्रैंक सोफिया के पास बैठ जाता है। डॉक्टर रे ने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है कि एहसान का बदला कब का चुक गया। क्या हमें उनके सम्मान में एक दावत नहीं देनी चाहिए? तब आप उनसे सीधे पूछ सकते, क्या ये बेहतर नहीं होगा? डॉक्टर रे हमेशा सोफिया की बात मान लेते हैं, बस एक बार वो आ जाए फिर फ्रैंक अपना असली इरादा पेश कर सकता है। स्नातक छात्र और डॉक्टर रे जरूर मना नहीं करेंगे। सोफिया उनकी बात से सहमत हो गई। उन्होंने व्हाट्सएप पर डॉक्टर रे को मैसेज किया, रे, क्या तुम्हारे पास समय है, आकर मिलोगे? ये मैसेज देखते ही मेरा दिल धक से रह गया। सोफिया अचानक मिलना क्यों चाहती है? कहीं तबीयत और बिगड़ तो नहीं गई? उनकी खांसी की याद आते ही चिंता की लहर दौड़ गई। मैं उठकर निकलने लगा। हाँ, अभी आता हूँ। लेकिन जाने की जल्दी में एक और मैसेज आया, अभी नहीं, बस शनिवार को ओवरटाइम कर रही हूँ, एक साधारण सा खाना खाने का न्योता देना। तब जाकर एहसास हुआ, चिंता ने मेरा दिमाग धुंधला कर दिया था। 10 साल पहले की याद आई जब मुझे लॉकवुड घर से धकेल दिया गया था। होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। इतने सालों बाद शायद अब मिलना चाहिए। मैंने जवाब दिया, खाना तो मुझे खिलाना चाहिए आपको। शनिवार शाम 6 बजे मिलते हैं। साथ में एक रेस्तरां का पता भेज दिया। सोफिया के साथ चैट बंद करने के बाद देखा ओलिविया ने दादी माँ की देखभाल के बारे में कुछ निर्देशों वाले मैसेज भेजे थे। ये देखकर मैं चुपचाप अतिरिक्त कमरे में गया और ओलिविया के लिए एक छोटा वीडियो बना दिया। पास की एक गली में 2 पूरी तरह सुसज्जित चौफर वैन चुपचाप खड़ी थी। ओलिविया सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन बजी। ओलिविया ने फोन उठाकर देखा और उनका हमेशा जमा रहने वाला बर्फीला चेहरा पल भर के लिए हैरानी से पिघल गया। पारिवारिक डॉक्टर ने पूछा, बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान के साथ कुछ हुआ? ओलिविया ने होंठ दबाए और वीडियो उन्हें दिखाया। वीडियो में बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान छोटी फूलदार चादर पर लेटी चैन की नींद सो रही थी। अभी सिर्फ रात 9 बजे थे। आमतौर पर अगर वो रात 1 बजे से पहले सो जाए तो यही बड़ी बात होती है। डॉक्टर हैरान रह गए। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान इस युवक के साथ सच में अलग ही है। अगर ये लगातार उनके पास रह सके तो उनकी सेहत में जरूर सुधार होगा। ओलिविया की नजर गहरी हो गई, मानो कुछ सोच रही हूँ। अगली सुबह ओलिविया का मैसेज आया। हम दोनों के बीच बातें होती रहीं। ओलिविया को लगने लगा जैसे किसी
पुराने दोस्त से बात कर रही हूँ। अचानक उन्होंने पूछा, क्या मैं आज रात दादी माँ से मिलने आ सकती हूँ? बिल्कुल, आप कभी भी स्वागत है। मैंने पता भेज दिया। इधर बाहर मैं बोर होकर इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं मुड़ा और एक जाना पहचाना चेहरा सामने था। सिंडी, जिस नरम और विचारशील चेहरे को मैं जानता था, वो अब काला पड़ा हुआ था। वो मुझे घूर रही थी। कॉलेज में मैं हमेशा अकेला रहता था। सिंडी गर्मजोशी से भरी और मिलनसार थी, न हमेशा मेरे पास रहती थी। वो मेरी एकमात्र दोस्त जैसी। लेकिन अब हमारे बीच हालात अजीब थे। मैंने झिझकते हुए कहा, कोई काम था? सिंडी ने मुंह बिचकाया। फ्रैंक ने मुझे तुम्हारी असलियत बता दी। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? और मैं बेवकूफ की तरह 4 साल तुम्हारे पीछे भागती रही। मजा आया? मेरा सीना ऐसे दबा जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। कभी नहीं सोचा था कि 4 साल की दोस्ती इतनी आसानी से टूट सकती है। मैं पीछे हटा दूरी बनाने के लिए, लेकिन सिंडी आगे बढ़ी और जिद से बोली, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? मैंने व्यंग्य से हंसी निकाली। नहीं। मुड़कर चलने लगा। जब वो मेरी पृष्ठभूमि को हेय दृष्टि से देखती है तो ये दोस्ती रखने लायक नहीं। मेरे इस निर्णायक रवैये ने किसी वजह से सिंडी को चढ़ा दिया। मुझे दूर जाते देख उसने बिना सोचे मेरी कलाई पकड़ ली। जा नहीं सकते। मैंने मुड़कर देखा और कुछ, सिंडी का चेहरा तन गया। सीने में गुस्सा उबलने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी। पहले उसने ही छोड़ा था, फिर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुद छोड़ी जा रही है। फिर उसकी व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी, अभी भी साइड जॉब कर रहे हो? मतलब अभी तक कोई असली नौकरी नहीं मिली? क्यों ना मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ? मैंने उसकी पकड़ झटकी और ठंडे स्वर में मना किया, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन सिंडी रुकी नहीं। कुछ खास करना नहीं होगा, मेरे दफ्तर के पास एक अपार्टमेंट है, बस वहाँ रहना और मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी है। 50,000 युआन महीना काफी है। मेरी आंखें फौरन ठंडी हो गई। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा रखैल बनूं? सिंडी ने ठाका लगाया। इसके लिए तो तुम पूरी तरह योग्य हो। आखिर तुम्हारी माँ खुद किसी की रखैल थी। बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हो। इसे खानदानी परंपरा कह लो। यकीन है तुम इसमें माहिर निकलोगे। ये सुनते ही मैंने उसे जमीन पर धकेल दिया और ठंडी नजरों से देखा, बस। लेकिन खड़े होने के बाद वो गुस्सा होने की बजाय हंस दी। सोचने के लिए वक्त देती हूँ, मन बदले तो कभी भी आ जाना। ये कहकर सिंडी चली गई। मैंने खुद पर कड़वी हंसी निकाली। उस शाम ओलिविया समय पर काम से निकली और हाथ में दवाइयां लिए उस पुराने उपनगरीय मोहल्ले में पहुंची। व्हाट्सएप पर मिले पते पर दरवाजा खटखटाया। दादी माँ को स्वस्थ देखकर ही ओलिविया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सिर्फ 60 वर्ग मीटर का 2 कमरों का अपार्टमेंट, लेकिन साफ सुथरा और आरामदेह। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। कोई नहा रहा था। ओलिविया ने जैसे झटका लगा हो नजर फेर ली। पारिवारिक डॉक्टर पीछे से अंदर आने लगे। ओलिविया ने रोका, उपकरण दो, गाड़ी में इंतजार करो। ओलिविया ने जल्दी से दादी माँ का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय गति सब जांचा। शायद रात को अच्छी नींद आई थी। सभी रीडिंग हैरान करने वाली हद तक सामान्य थी। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने गर्व से कहा, मेरा दामाद मेरा कितना ख्याल रखता है। देखकर यकीन हो गया। ओलिविया आखिरकार थोड़ी ढीली पड़ी। उनकी नजर एक बार फिर बाथरूम की तरफ गई। फिर उन्होंने उपकरण समेटने शुरू किए। आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान चौंकी। खाना खाकर नहीं जाओगी? मेरा दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है। सुविधाजनक नहीं है? ओलिविया ने मेडिकल उपकरण नीचे रखे। ये यहीं छोड़ जाती हूँ। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान की आंखें घूमी। ले जाओ, मेरे दामाद को इस्तेमाल करना नहीं आता और मुझे डॉक्टर फैंग को यहाँ नहीं आने देना। मैं चाहती हूँ तुम हर रोज आकर देखो मुझे। ओलिविया कुछ कहने ही वाली थी कि बाथरूम का पानी अचानक बंद हो गया। वो फौरन उठी, मेडिकल केस उठाया और घबराहट में बाहर की तरफ लगी। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। दरवाजा बंद होते ही मैं बाथरूम से पूरे कपड़े पहने बाहर निकला। आपकी नातिन कहाँ है? चली गई। बोली, सुविधाजनक नहीं है। बुजुर्ग महिला ने मुंह बनाया। हमेशा इतनी औपचारिक रहती है। वो लंबा मुंह खींच रही है। दामाद, इसीलिए तुम्हें वो पसंद नहीं। वो बदल सकती है ये सब। मैं आपका दामाद नहीं हूँ। हाँ हो। मैं पूरी तरह बेबस हो गया। इन 2 दिनों में बुजुर्ग महिला मुझे बेहद प्यारी लगने लगी। मेरी हर बात मान लेती, बस इस एक मामले में बिल्कुल अड़ी रहती थी। कुछ दिन बाद बुजुर्ग महिला ने अचानक कहा कि वो घर जाकर कुछ कपड़े लाना चाहती। मैंने नातिन को मैसेज किया और पता मांगा, लेकिन जैसे ही लोकेशन खुली मैं जम गया। एस्टेट नंबर 1। ये तो सुलिवान परिवार का आवाज है, हाईचेंग का सबसे मशहूर रईसी इलाका। मैं सोच रहा था कि बुजुर्ग महिला किसी छोटे विला में रहती होंगी। सुलिवान परिवार का तो ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचकर उस भव्य पुरातन शैली के काले फाटक को देखा जिस पर बारीक नक्काशी थी, तो झिझकते हुए पूछा, दादी माँ, क्या ये आपका घर है? बुजुर्ग महिला की आंखें नींद से भारी थीं, भाव कुछ धुंधला। दामाद, मुझे याद नहीं। बेबसी से मैंने नातिन को मैसेज किया। जवाब फौरन आया, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद एक लग्जरी कार हमारे सामने रुकी। पिछली सीट से फ्रैंक और लिंडा उतरे और हमारी तरफ दौड़े। लिंडा की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। रायन, सच में तुम हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो आज फ्रैंक के साथ सुलिवान परिवार से मिलने आई थी। दूर से किसी को सुलिवान फाटक के पास घूमते देखा था। सोचा नहीं था कि वो मैं निकलूंगा। फ्रैंक ने बंद फाटक की तरफ देखा। रायन, क्या तुम फिर मिस सुलिवान को परेशान करने आए हो? ये सुनते ही लिंडा भड़क उठी। नालायक, जानते नहीं आज कौन सा दिन है? अभी यहाँ से निकलो। अगर फ्रैंक की सगाई बर्बाद की तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बुजुर्ग महिला के सामने इनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए झुंझलाहट दबाते हुए समझाया, मैं एक बुजुर्ग महिला को घर छोड़ने आया हूँ, रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक के मुंह से बरबस निकल गया, क्या ये तुम्हारी बीवी की नानी है? ये इस मोहल्ले में कैसे रह सकती हैं? मैंने पलटवार किया, क्यों नहीं रह सकती? लिंडा मुझ पर जोर जोर से बरसने लगी। नाटक बंद करो, तुम्हारी कंगाल बीवी की नानी यहाँ रहेगी। सपने देखना छोड़ो। फिर बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ी। अरे बुढ़िया, बता तो कौन से नंबर के विला में रहती हो? मैंने भौहें चढ़ाई, बोलने ही वाला था, तभी बुजुर्ग महिला अचानक उठ खड़ी हुई। आंखों में चमक आ गई। याद आ गया, मैं यहीं रहती हूँ। दामाद, चलो मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सुलिवान फाटक की तरफ चलने लगी। फाटक अभी 100 मीटर दूर था। 2 कदम भी नहीं चले थे कि फ्रैंक बोल पड़ा, रायन, तुमने ये सारे बहाने बस इसलिए बनाए ताकि इस बुजुर्ग महिला को ढाल बनाकर सुलिवान घर में घुस सको। मेरे कदम डगमगाए। मैंने तेज नजरों से सुलिवान एस्टेट की तरफ देखा। ये भव्य फाटक देखते ही मन में एक धुंधला सा शक उठा था, लेकिन व्हाट्सएप पर जो विनम्र नातिन थी उसे ठंडी और निर्दयी ओलिविया से जोड़ना मुश्किल लग रहा था। शायद बुजुर्ग महिला गलत हो। पुष्टि करने ही वाला था कि लिंडा अचानक आगे झपटी और बुजुर्ग महिला की तरफ हाथ बढ़ाया। इस सुलिवान घर में तुम्हें गड़बड़ नहीं करने दूंगी। मैं चौंक गया। एक हाथ से बुजुर्ग महिला को आड़ में लिया, दूसरे हाथ से लिंडा को पकड़कर जोर से परे धकेल दिया। ये क्या? लिंडा लड़खड़ाकर पीछे गई। संभलते ही वो आग बबूला हो गई। ना शुक्रे, इस बुढ़िया के लिए अपनी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई तुम्हें? पुलिस बुलाती हूँ। मैंने उसे अनसुना किया और फौरन बुजुर्ग महिला को देखा। उन्हें पहले कभी इस तरह
गाली नहीं पड़ी थी। जैसा मुझे डर था वो पूरी तरह कांप रही थी, हाथ सीने पर दबाए, शरीर बेकाबू हिल रहा था। मैंने जल्दी से उन्हें सहारा दिया और उनकी जेब से आपातकालीन हृदय की गोलियां निकाली, लेकिन बोतल खोली तो खाली, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। बुजुर्ग महिला बेहद कमजोर है, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो हाथ से सीपीआर उचित नहीं, दवा ही सबसे सही रास्ता है। मैंने तेज नजरों से फाटक की तरफ देखा। सुलिवान परिवार के पास दवा होगी, भले ही बुजुर्ग महिला सुलिवान ना हो, वो उनकी मेहमान है, वो उन्हें मरते नहीं देखेंगे। मैंने बुजुर्ग महिला को गोद में उठाया, तभी फ्रैंक ने मेरी बांह जोर से पकड़ ली। रायन, ये मत करो, सुलिवान तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। उसकी आंखों में एक घिनौनी चमक कौंधी। उस पल मुझे लगा मैं होश खो दूंगा। भयंकर गुस्सा मेरी आंखों में उबल रहा था। मैंने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी टांग बुरी तरह जकड़ गई। लिंडा जमीन पर बैठकर बेशर्मी से पूरी ताकत से मुझसे चिपकी हुई थी। मैं गुस्से से कांप रहा था, गोद में बुजुर्ग महिला थी। उस पल छुटकारा पाना मुमकिन नहीं था। तभी एक काली गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। ओलिविया बाहर निकली और तेज आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है? फ्रैंक फौरन बोल पड़ा, मिस सुलिवान, ये रायन है। ये एक मरते हुए इंसान को लेकर सुलिवान एस्टेट में घुसकर धोखाधड़ी करना चाहता था। मुझे नहीं रोक पाने का अफसोस है। ये सुनते ही ओलिविया की नजर मेरी गोद में गई और उन्होंने देखा कि वो इंसान उनकी दादी माँ है। उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ी, वो तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ी। दादी माँ ओलिविया के सबसे करीब है, लेकिन उनकी सेहत सालों से गिरती जा रही है। ओलिविया साफ तौर पर बेहद घबरा गई थी। मेरे पास सफाई देने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, बुजुर्ग महिला को दिल का दौरा पड़ रहा है, उनके पास जो गोलियां थी वो खत्म हो गई। अगर वक्त पर दवा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ओलिविया ने होंठ भींचे, दादी माँ को मेरी गोद से लिया और सुलिवान एस्टेट की तरफ दौड़ पड़ी, बिना पीछे देखे। मैं पीछा नहीं कर सका क्योंकि लिंडा अभी भी मेरी टांग से चिपकी थी। फ्रैंक को अभी भी बुजुर्ग महिला की पहचान पर शक था, लेकिन लिंडा ने मुझे छोड़ा, कपड़े झाड़े और मुंह बिचकाया। तो यही चाल थी, उस बुढ़िया को ढाल बनाकर सुलिवान फाटक तोड़ना। तभी सुलिवान का फाटक खुला और सिंडी बाहर निकली। फ्रैंक का चेहरा फौरन चापलूसी से भर गया। सिंडी, तुम्हें पार्किंग में इंतजार करना था, फाटक तक आने की क्या जरूरत थी? सिंडी ने जबरदस्ती नरमी दिखाई। डर था कहीं पहली बार में रास्ता न भटक जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नरमी पल भर में बर्फीली दुश्मनी में बदल गई। रायन, क्या तुम मन बदलने आए हो? मैंने सीधा चेहरा रखा और चुप रहा। मन बदलता तो फोन कर लेते। सुलिवान एस्टेट में आने की इजाजत किसने दी? एक नाजायज बेटा इस फाटक से कदम रख भी सकता है। सिंडी ने ठंडी हंसी निकाली। वैसे अगर सच में अंदर झांकना है तो संभव हो सकता है। सिंडी, गलतफहमी हो रही है। फ्रैंक बीच में कूदा। रायन अपनी बीवी की नानी का इंतजार कर रहा है। बुजुर्ग महिला को अभी दिल का दौरा पड़ा। मिस सुलिवान उन्हें अंदर ले गई है। सिंडी की आंखें फौरन लाल हो गईं। उसने दांत पीसे। कौन सी बीवी? रायन, वो औरत कौन है? मैंने उसे व्यंग्य से देखा। सिंडी, मेरी बीवी कौन है ये तुमसे कोई मतलब नहीं रखता, और मुझसे भी। देखते हैं मेरी मंजूरी के बिना तुमसे कौन शादी करने की हिम्मत करता है। फ्रैंक ने जल्दी से जवाब दिया। रायन की माँ के मुताबिक वो कोई गली की लड़की है। सिंडी ने मुट्ठियां भींची। तो यही है तुम्हारी बर्बादी? ठीक है, एक नाजायज बेटा और एक बदमाश लड़की, एकदम सटीक जोड़ी। फ्रैंक ने आग में और घी डाला। रायन खुद भी मान नहीं पा रहा, इसीलिए मिस सुलिवान के पीछे पड़ा। मैंने ठंडे व्यंग्य से कहा, फ्रैंक, खुद को लॉकवुड परिवार का युवा मालिक कहते हो, लेकिन दिमाग में बस गंदे विचार, बस इतना ही है तुम्हारे पास। ये सुनते ही फ्रैंक का चेहरा अकड़ गया। उसने मुट्ठियां भींची। मैं जानता हूं तुम मुझसे और सिंडी से बदला लेना चाहते हो, लेकिन मिस सुलिवान पहले से शादीशुदा है। किसी और की शादी बर्बाद करना ठीक नहीं। ये सुनकर सिंडी का गुस्सा और भड़क उठा। इन 2 दिनों से वो मेरे फोन का इंतजार करती रही थी। सोचती रही थी अगर मैं गिड़गिड़ाने आया तो शायद माफ कर दूंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है। ये एहसास होते ही वो आग में जल उठी। मुझे तो पहले से शक था, वरना तुम्हारी बीवी की नानी मेरे दरवाजे पर ही क्यों गिरती? तो तुम मेरी मौसी के लिए आए थे। रायन, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है? वो गुस्से से फट पड़ी। उसने गेटकीपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छी तरह देख लिया, ये चेहरा याद रखना, इसे कभी सुलिवान एस्टेट में कदम नहीं रखने देना। फ्रैंक ने सिर झुकाया। होंठों के कोने पर विजयी मुस्कान थी। लगता है सुलिवान परिवार में सिंडी की भी आधी चलती है। लेकिन अगले ही पल सुलिवान परिवार का बटलर फाटक से बाहर आया। उसकी नजर सबके ऊपर से घूमी, फिर मेरे पास आकर टिक गई। मिस्टर रायन, मिस सुलिवान ने आपको अंदर बुलाया है। फ्रैंक जम गया। सिंडी ने हैरानी से घूरा। मैंने सिर उठाया और गेटकीपर को आधी मुस्कान के साथ देखा। तो अब जा सकता हूँ? गेटकीपर ने सावधानी से सिंडी की तरफ एक नजर डाली, फिर बिना झिझक फाटक खोल दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि सुलिवान परिवार में असली बागडोर किसके हाथ में। अंदर दाखिल होने के बाद सिंडी और फ्रैंक पीछे पीछे आए। लिंडा ने मुझे घूरा। मिस सुलिवान ने शायद बस तुम्हें अपनी नानी लेने बुलाया है, मिल जाए तो चुपचाप निकल जाना, सुलिवान का कालीन गंदा मत करना। इन शब्दों के साथ सब एक साथ लिविंग रूम में दाखिल हुए और सामने का नजारा देखा। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान सोफे की मुख्य सीट पर बैठी थी। उनकी आंखें तन गई थी। दुष्ट औरत, इसे जानवर बोल रही थी। उन्होंने शाही कपड़े पहन लिए थे, लेकिन रंगत अभी भी खराब थी। ओलिविया उनके बाईं तरफ ठंडे भाव से बैठी थी। लिंडा अपनी जगह जम गई। फ्रैंक के घुटने कांपे, वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। सिंडी ने शिनकू से थामा। क्या हुआ? फ्रैंक के हाथ कांप रहे थे। उसने अचानक कड़वी हंसी निकाली। रायन, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? कहा कि ये तुम्हारी बीवी की नानी है। हमसे उनका अपमान करवाया। पल भर में कई संदेह भरी नजरें मुझ पर आ गईं। लिंडा ने फौरन मौका भांपा। तुम्हें पता था बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को अल्जाइमर है, फिर भी उन्हें धोखा देने की हिम्मत हुई। सुलिवान परिवार को क्या समझ रखा है? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। मेरी आंखें अंधेरी हो गईं। ये सारा दोष मुझ पर मढ़ना चाहती है ताकि फ्रैंक बच निकले। कितनी चालाक चाल है। धड़ाम, एक चाय का कप हवा में उड़ा। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने फेंका था और सीधे लिंडा पर जा लगा। खौलती चाय उस पर उलट गई, लेकिन लिंडा चीखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कमीनी, बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने झिड़का, वो मेरा दामाद है। लिंडा जलन सहते हुए बोली, मैडम आपको इसने धोखा दिया है। मुझे पूरा यकीन है इसकी बीवी बस एक बदमाश लड़की है। बहस की जरूरत नहीं, सीधे असली इंसान से पूछ लो। सिंडी की माँ ने बात संभाली। ओलिविया, क्या यह सच में तुम्हारे पति हैं? मैं चुपचाप ओलिविया को देखा और फिर वही जवाब आया जिसकी उम्मीद थी। नहीं, इतनी कृतज्ञ और विश्वासघाती औरत। मेरी आंखों में गुस्सा कौंधा। फ्रैंक के चेहरे पर खुशी उभरी। उसने राहत की सांस ली। लिंडा ने मुंह बिचकाया। मुझे पहले से पता था ये सब रायन की करतूत है। मैंने ठंडी हंसी निकाली और बोलने ही वाला था, तभी ओलिविया की आवाज फिर गूंजी। दादी माँ ने उन्हें गलत समझा, इसलिए मैंने मिस्टर रायन से कुछ समय के लिए दादी माँ की देखभाल करने को कहा। पूरा कमरा सन। किसी को उम्मीद नहीं थी। काफी देर की चुप्पी के बाद फ्रैंक ने सिर झुकाया। ओह, तो ये बात है। रायन, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? बताता
बताते तो ये गलत फहमी ही नहीं होती। मिस्टर फ्रैंक, ओलिविया सोफे पर पीछे टिक गई, भाव लापरवाह लेकिन शब्दों में गहरा अधिकार था। दूसरों की आड़ में छुपना और गलत होने पर दोष दूसरों पर मरना, क्या लॉकवुड परिवार नई पीढ़ी को यही सिखाता है? बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान इन शब्दों से उकसाई गई और फौरन भड़क उठी। समझते हो मेरा दिमाग काम नहीं करता और मैं तुम्हारी चालें नहीं देख सकती? गलती करके पछतावा नहीं और ऊपर से दोष दूसरे पर। तुम दोनों में जरा भी शर्म नहीं? बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने सीधे सिंडी की तरफ देखा। सगाई तोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को मानने से इनकार करती हूँ। फ्रैंक का शरीर कांप गया। इतनी मेहनत से जोड़ी ये शादी इस तरह खत्म नहीं हो सकती। उसने सिंडी की तरफ देखा। सिंडी अभी भी सुन्न होकर मुझे घूर रही थी। साफ था यार, मेरी शादी का झटका अभी तक नहीं गया था। फ्रैंक ने मुट्ठियां भींची, सिर झुकाया और सिंडी के पास गया। सिंडी, मेरी गलती है, चिंता मत करो। सगाई टूटे भी तो मैं उस इंसान से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा जिसका मैंने वादा किया था। सिंडी को होश आया। फ्रैंक को अभी भी डॉक्टर रे से उसका परिचय करवाना था। नई ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर रे सबसे शीर्ष हस्तियों में से एक है। सिंडी ने जल्दी से बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान से कहा, पर नानी माँ, फ्रैंक को कुछ पता नहीं था, कृपया माफ कर दीजिए। इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच मंगनी के उपहारों का आदान प्रदान हो चुका है। सगाई तोड़ना अब बहुत अनुचित होगा। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने उसे लंबी गहरी नजर से देखा। जो भी हो, सिंडी के मामले में आखिरकार उसके माँ बाप ही फैसला करेंगे। वो आगे उलझना नहीं चाहती थी। लेकिन सिंडी की माँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, मंगनी का तोहफा भूल गई? ये सुनकर बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने पलकें झुका ली। सिंडी को 1,80,000 ट्रांसफर करवा दूंगी। सिंडी की माँ का चेहरा अकड़ गया। लेकिन आपने तो पहले कहा था नवविवाहितों को पैसों की तंगी न हो, इसलिए 2% शेयर दूंगी। सुलिवान परिवार में सबसे अमीर कौन है ये पूछो तो जवाब होगा बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान। वो राजधानी के एक कुलीन परिवार से थी, भारी दहेज लेकर आई थी और सुलिवान परिवार के 20% शेयर उनके नियंत्रण में थे। सिंडी की माँ ने इस शादी के जरिए उनसे एक बड़ी दौलत निचोड़ने की योजना बहुत पहले से बना रखी थी। सब तय हो चुका था। लेकिन बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने आखिरी वक्त पर मन बदल लिया। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने आधी मुस्कान के साथ कहा, सिंडी के पति से मैं संतुष्ट नहीं, इसलिए नहीं दूंगी। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ गया। वो पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। सुलिवान परिवार में बहुत से नौकर हैं। बात फैलते देर नहीं लगेगी। जल्द ही पूरे हाईचेंग को पता चल जाएगा कि बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने उसे नकार दिया। कुलीन परिवारों में इज्जत सबसे ऊपर होती है और आज बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने उसका घमंड धूल में मिला दिया था। लेकिन बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अपनी बात कहने के बाद उन्होंने मुझे खींचा, ओलिविया को साथ लिया और अपने आंगन की तरफ चल पड़ी। फिर बहाना बनाकर निकल गई। ओलिविया से कहा कि अपने दामाद का अच्छे से ख्याल रखे और अपने लोगों के साथ जल्दी से चली गई। पलक झपकते ही आंगन में सिर्फ ओलिविया और मैं रह गए। रात के अंधेरे में हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मैं सोच रहा था बात कैसे शुरू करूं। तभी ओलिविया ने अचानक मुझे छुपी हुई हेय दृष्टि से देखा। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैं भी उतनी ही गंभीरता से उनकी तरफ देखते हुए पलटा। भोली लड़की। ओलिविया का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैंने दादी माँ को इतना अपने वश में कर लिया होगा कि उन्होंने यह भी बता दिया, जिससे साफ हो गया कि मेरे इरादे नेक नहीं। दादी माँ का इस पर आसक्त हो जाना शायद इत्तेफाक हो, षड्यंत्र का कोई सबूत नहीं। लेकिन इस आदमी का दादी माँ को दयालुता से अपने यहाँ रखना ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दादी माँ ने गलती से अपनी पहचान बता दी हो। मैंने एक चुटकी ली लेकिन असली काम नहीं भूला। याद है आपने टेक्स्ट में कहा था एक काम में मदद करेंगी? क्या आप मेरे साथ विवाह रजिस्ट्री कार्यालय चलकर हमारी वैवाहिक स्थिति जांच सकती हैं? ओलिविया का चेहरा और सख्त हो गया। बेसब्री से तीखे स्वर में बोली, ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर यह झूठ निकला तो उम्मीद करती हूँ दादी माँ का बहाना बनाकर मुझे परेशान करना बंद करोगे। तभी बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान का सिर खिड़की से बाहर झांका। नटखट लड़की, क्या मेरे दामाद को परेशान कर रही हो? ये सुनते ही ओलिविया का भाव फौरन अकड़ गया। रात का खाना सादा था, 4 व्यंजन और एक सूप, 3 लोगों के लिए बिल्कुल सही। लेकिन बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को भूख नहीं थी। कुछ कौर खाने के बाद उन्होंने चॉपस्टिक रख दी। दामाद, थकान हो रही, चलो घर चलते हैं, खुद को थकाओ मत, आज रात घर पर आराम करो। ये आंगन एक छोटे से रिटायरमेंट होम जैसा था, पूरी तरह मेडिकल मशीनों से सुसज्जित। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान ने घबराहट से मेरा हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुम यहाँ रुकर मेरे साथ रहोगे? मैंने भौहें चढ़ाई और ओलिविया की तरफ देखा। सच कहूँ तो मुझे भी बुजुर्ग महिला की चिंता थी, लेकिन ओलिविया साफ तौर पर मुझसे नफरत करती है और शक करती है कि मैं उनके करीब जाने के लिए बुजुर्ग महिला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कभी राजी नहीं होंगी। ओलिविया एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक सार्थक नजर दी, साफ चेतावनी कि कोई गलत ख्याल मन में न लाऊं। खाने के बाद मैं बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को उनके कमरे में आराम करने के लिए ले गया। आज उन्हें सच में बहुत थकान हो गई थी। एक और तबीयत बिगड़ने का डर सह चुकी थी। लेटते ही ऊँघने लगी। नींद बेहद बेचैन थी, इसीलिए मेरे पास बिस्तर के पास बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। खिड़की के बाहर ओलिविया गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। दादी, माँ के साथ क्या हो रहा है? पारिवारिक डॉक्टर ने कभी मनोविज्ञान पढ़ा था, उन्होंने आह भरी। मुझे नहीं पता बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान इस युवक पर क्यों आसक्त हो गई हैं, लेकिन उनकी इस बेचैनी का, इस डर का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि दामाद कहीं चला न जाए। फिर डॉक्टर ने ओलिविया की तरफ देखा। बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान शायद महसूस करती हैं कि इस साल को पार नहीं कर पाएंगी। उन्हें डर है कि एक बार वो चली गई तो आपके पास कोई नहीं बचेगा जिससे आप दिल खोलकर बात कर सकें। ये दामाद ही एकमात्र है जिसे वो पीछे छोड़ सकती हैं आपके साथ रहने के लिए। ओलिविया थोड़ी सी ठिठकी। उनकी काली आंखों में भावनाओं का एक तूफान उठा जिसे दबाना मुश्किल था। बहुत देर बाद वो फिर शांत हो गई। चांदनी में खड़ी थी, मानो पीछे के अंधेरे में पूरी तरह समा जाएंगी। न जाने कितनी देर बाद अचानक मुड़ी और तेज कदमों से मुख्य घर की तरफ चली गई। फ्रैंक बेहद तकलीफ देह खाना खा रहा था क्योंकि अभी अभी उसने 2% शेयर खो दिए थे। सिंडी की माँ में बेहद नाराज थी। उनके शब्दों में छुपे हुए कटाक्ष थे। रायन तुम्हारे परिवार का नाजायज बेटा है ना, तो वो बुजुर्ग श्रीमती सुलिवान को अपना कैसे बना लेता है और तुम नहीं बना सकते? फ्रैंक बस सिर झुकाकर माफी मांगता रहा। आंटी में मेरी जुबान रायन जैसी चिकनी नहीं है, मैंने व्यंग्य से कहा। मुझे नहीं पता तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो 2% शेयर वापस लाकर दिखाओ, वरना सुलिवान परिवार में ब्याह का सपना छोड़ दो। फ्रैंक अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर सकता था। आखिरकार खाना खत्म हुआ, जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी ओलिविया वापस आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, एक भारी दबाव पूरे माहौल में फैल गया। उनकी नजर भव्य दावत
दावत पर पड़ी और उनका चेहरा और सख्त हो गया। दादी माँ ने आज रात कुछ खाया नहीं, फिर भी तुम सब यहाँ मौज कर रहे हो। मैं उसके चेहरे के भाव देखती है और बोलने की हिम्मत नहीं करती। सिंडी के पिता एरिक माथे पर बल डालते हुए पूछते हैं, ओलिविया तुम यहाँ किस लिए आई हो? ओलिविया अपने नाम मात्र के बड़े भाई की बात को अनसुना करती है और अपनी नजर फ्रैंक पर टिका देती है। चूंकि सगाई अभी तक नहीं टूटी तो वो अब सलिवन परिवार का हिस्सा माना जाएगा, है ना? और अगर वो सलिवन है तो उसे सलिवन के नियम मानने होंगे। आज उसने एक बड़े का अपमान किया है, उसकी सजा है कि वो पूरी रात पूर्वजों के कक्ष में घुटनों पर बैठे। ओलिविया बिना किसी के जवाब का इंतजार किए अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा करती है। दो अंगरक्षक फ्रैंक के पास आते हैं। मिस्टर फ्रैंक कृपया। फ्रैंक याचना भरी नजरों से सिंडी को देखता है, लेकिन वो साफ तौर पर परिवार की मुखिया की बात टालने की हिम्मत नहीं रखती। वो गहरी सांस लेता है और अंगरक्षकों के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं पाता। कमरे से निकलने से ठीक पहले वो सिंडी को यह पूछते सुनता है, आंटी ओलिविया, रायन का क्या हुआ? क्या वो चले गए? फिर ओलिविया का चेतावनी भरा जवाब आता है, वो मेरे मेहमान हैं, वो आज रात सलिवन हवेली में रहेंगे। फ्रैंक अंगरक्षकों के साथ पूर्वजों के कक्ष की ओर चल देता है। लेडी ओलिविया ने कहा है कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई, इसलिए तुम सलिवन पूर्वज कक्ष में नहीं जा सकते। बाहर घुटनों पर बैठो, बाहर कठोर पत्थर की फर्श है। फ्रैंक कुछ कहना चाहता है, लेकिन दोनों अंगरक्षक हाथ पीठ पर बांधे उसे ठंडी नजरों से देख रहे हैं। रात बहुत ठंडी है। फ्रैंक कांपता है, घुटनों से हड्डियों तक चुभती ठंड उसे भीतर तक जकड़ लेती है। वो खुद को ढीला छोड़ने की कोशिश करता है, खुद से थोड़ी नरमी बरतने की सोचता है, लेकिन वो दोनों अंगरक्षक द्वारपालों की तरह उसे घूरते रहते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, फिर भी उनकी मौजूदगी रूह तक ठंडी है। अगले दिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को बिस्तर पर पाता हूँ, एक गुलाबी कंबल ओढ़े हुए, जो ओल्ड मिसेज सलीवन के कमरे की सजावट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उठकर मुंह हाथ धोने के बाद मैं ओल्ड मिसेज सलीवन और ओलिविया के साथ नाश्ते के लिए बैठता हूँ। मेज पर तले हुए शक्कर के केक की एक प्लेट रखी है। ओल्ड मिसेज सलीवन तुरंत एक उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओलिविया भौहें चढ़ाती है। दादी माँ, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको इतना तेल और मीठा नहीं खाना चाहिए। वो सोच ही रही होती है कि दादी को कैसे रोके, तभी मुझे शांत आवाज में कहते सुनती, दादी माँ, ये शक्कर का केक आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर वो लालची और जिद्दी बुजुर्ग महिला उस केक को मेरे मुंह में रख देती है। वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोलती है, दामाद जी, ये मैंने खास आपके लिए चुना था। ओलिविया मुझे जांचती परखती नजरों से देखती है। ये समझ नहीं पाती कि दादी माँ मेरी बात इतनी क्यों मानती है। मैं बिना हिचकिचाए केक खा लेता हूँ, फिर ओलिविया की तरफ देखकर कहता हूँ, वैसे जब हम बाद में विवाह पंजीकरण कार्यालय जाएंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड और घर का पंजीकरण दस्तावेज साथ लाना होगा। ओल्ड मिसेस सलीवन जिज्ञासा से पूछती है, पंजीकरण कार्यालय किस लिए जा रहे हो? हमने तो विवाह प्रमाण पत्र खो गया है। लेकिन हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मेरे ये कहते ही ओल्ड मिसेस सलीवन बोल उठती हैं, खोया नहीं है। वो जल्दी से बेडरूम में जाती हैं और 2 लाल विवाह प्रमाण पत्र लेकर आती हैं और ओलिविया मुझे थमा देती है। मैं अपने हाथ में थमे विवाह प्रमाण पत्र को सदमे में देखता रहता हूँ। अचानक मुझे एहसास होता है कि ओल्ड मिसेस सलीवन ने पहली मुलाकात से ही मुझे दामाद जी कहकर बुलाया था। उन्हें शुरू से पता था कि हम विवाहित हैं। मुझे लगता है जैसे मैंने सच्चाई का एक धागा पकड़ लिया हो। मैं तुरंत पूछता हूँ, दादी माँ, ये विवाह प्रमाण पत्र आपके पास क्यों है? ओल्ड मिसेस सलीवन एक पल के लिए रुक जाती है। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। मुझे याद नहीं। तो फिर मिसेस सलीवन और मेरी शादी कैसे हुई? ओल्ड मिसेस सलीवन बस सिर हिलाती रहती है। मुझे याद नहीं। मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ। दादी माँ, जरा और याद करने की कोशिश करें। बस करो। ओलिविया धीमी लेकिन तीखी आवाज में झिड़कती है और आगे बढ़कर मेरे और ओल्ड मिसेस सलीवन के बीच आ जाती है। वो मुझे ठंडी और निर्लिप्त नजरों से देखती है। रायन, ये प्रमाण पत्र असली है। अब तुम ये कहोगे कि रजिस्ट्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, तो यही था तुम्हारा असली मकसद। पहले रजिस्ट्री कार्यालय जाने का वैध बहाना बनाकर मुझे परेशान करो, फिर दादी को यह नकली प्रमाण पत्र निकलवाकर उन्हें यकीन दिला दो। मुझे उसके लहजे में हल्की सी हत्या करने की चाहत महसूस होती है और मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। खैर, आज जाना जरूरी नहीं। तलाक कोई एक बार की रजिस्ट्री से नहीं होता। 2 साल से हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, इसलिए संपत्ति के बंटवारे के कई मामले हैं। पहले हमें तलाक का समझौता साइन करना होगा। नहीं। ओलिविया ये कहकर मुझे ध्यान से देखती है और उसे बस एक पल की हिचकिचाहट के बाद मुझे अनमने ढंग से कहते देखती है, जैसी आपकी मर्जी। क्या वो इतना अच्छा अभिनय कर रहा है या ये विवाह प्रमाण पत्र सच में असली है? ओलिविया को अचानक संदेह होने लगा है। वो बस प्रमाण पत्र उठाती है और पहले बाहर निकल जाती है। पार्किंग में इंतजार करो, मैं ओल्ड मिसेस सलीवन को आश्वस्त करते हुए मुस्कुराता हूँ। जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचते हैं, मुझे लिंडा दिखती है जो चांग बाई चेहरे वाले फ्रैंक को सहारा दे रही है। मुझे आता देख वो नाराजगी से दौड़कर आती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए रायन। तुम नाजायज संतान हो, लेकिन लॉकवुड परिवार ने तुम्हारी पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करके तुम्हें पाला पोसा। कम से कम उनकी मेहनत का तो लिहाज करो। तुम्हें लॉकवुड परिवार का कर्ज चुकाना चाहिए। ये दिमागी धुलाई मैं 20 साल से सुनता आ रहा हूँ और अब ये मुझे बस हंसाती है। मुझे चुप देखकर लिंडा मौके का फायदा उठाती है। अब तुम बड़े हो गए हो, आखिरकार लॉकवुड परिवार का कर्ज चुकाने का मौका आया है। रायन, क्या ओल्ड मिसेस सलीवन तुम्हारी बात नहीं मानती? जाओ और उनसे कहो कि वो 2% हिस्सेदारी तुम्हारे भाई को वापस दें। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ता हूँ। मैं तो बस एक तुच्छ नाजायज संतान हूँ। भला ओल्ड मिसेस सलीवान्स मेरी बात क्यों मानेंगी? लिंडा एक पल के लिए ठिठक जाती है और कुछ और कहना चाहती है, लेकिन मैं उसके पास से निकलकर सीधे ओलिविया की गाड़ी की तरफ बढ़ जाता हूँ। गाड़ी जल्दी ही विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंच जाती है। गाड़ी रुकते ही लियम बेतहाशा दौड़ता हुआ आता है। बॉस, ड्राइवर ने बताया कि आप अकेले निकल गई। मैं घबरा गया और आपकी लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पहुंचा। कुछ हुआ क्या? ओलिविया चुप रहती है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लियम मन में सोचता है, क्या बॉस सच में रायन की वजह से इतनी परेशान हो गई है? बॉस, चिंता मत करो। जैसा मैंने कहा था, वो आपसे दोबारा नहीं मिल पाएगा, वरना मैं लाइव स्ट्रीम में खाऊंगा। मैं पिछली सीट पर बैठे हुए सुस्त आवाज में बोलता हूँ, कौन सा लाइव स्ट्रीम चैनल? लियम का शरीर अकड़ जाता है। बस यूं ही हम तीनों सेवा हॉल में दाखिल होते हैं। लियम पहले बोलता है, नमस्ते, मैं पूछना चाहता था, क्या कोई बिना खुद उपस्थित हुए विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकता है? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, क्लर्क जवाब देता है। लियम मुझे व्यंग्यात्मक नजरों से देखता है। सुना तुमने तुमने नकली प्रमाण पत्र तैयार किया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके जालसाजी और उत्पीड़न की शिकायत करता हूँ, लेकिन ओलिविया प्रमाण पत्र आगे बढ़ा देती है। कृपया जांच करें कि ये विवाह प्रमाण पत्र असली है या नहीं। रिकॉर्ड देखने के बाद क्लर्क जवाब देता है, ये प्रमाण पत्र असली है, ये नामुमकिन है। क्या आपने जानकारी गलत दर्ज की है? लियम चिल्लाता है, बकवास है। विवाह एक गंभीर मामला है। पंजीकरण करवाने वाले दोनों पक्षों की पहचान पूरी तरह सत्यापित की जाती है और वे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं जल्दी से बोलता हूँ, क्या हम अपने घोषणा पत्र देख सकते हैं? ओलिविया भी सिर हिलाती है। कृपया वो फॉर्म निकालें। क्लर्क अनमने ढंग से उठता है। आप दोनों सच में एक जोड़े की तरह एकमत हैं। ठीक है, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। जल्द ही 2 पंजीकरण दस्तावेज हमारे सामने रखे जाते हैं। मैं हस्तलिखित अक्षरों पर नजर डालता हूँ। ये सच में मेरी ही लिखावट है। लियम झुककर देखता है और सांस रोक लेता है। बॉस, ये सच में आपकी लिखावट है। ओलिविया चुप हो जाती है। मैं क्लर्क की तरफ मुड़ता हूँ। नमस्ते, क्या हम उस दिन की सुरक्षा कैमरे की फुटेज देख सकते हैं जब हमने पंजीकरण कराया था? माफ कीजिए, हम केवल 6 महीने तक की फुटेज रखते हैं। क्लर्क हमें बार बार आश्वस्त करता है, हमारी प्रक्रिया में कोई भूल नहीं होती। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। हम तीनों पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकलते हैं। लियम भौचक्का दिखता है। बॉस, अब क्या करें? ओलिविया की आंखें गहरी हो जाती हैं, जबकि मैं एक भौं उठाता हूँ। तलाक। हम दोनों एक साथ बोलते हैं। लियम हक्का बक्का रह जाता है, फिर पूछता है, अगर अभी तलाक लेना है तो क्या तलाक की शर्तों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा। मेरे वकील से बात करो। ओलिविया और मैं तीसरी बार एक साथ बोलते हैं। मैं हंसता हूँ और सीधे कहता हूँ, ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने अपने वकीलों से समझौता पत्र तैयार करवाते हैं। पहले हम खुद देख लेते हैं और अगर कोई समस्या हो तो वकील आपस में बात कर लेंगे। लियम मुंह बिचकाता है, तुम जैसा कोई वकील का खर्च उठा सकता है? लेकिन ओलिविया सहमति में सिर हिलाती है। मैं लियम को नजरअंदाज करके अपना फोन निकालता हूँ। मिस सलिवन, चलिए व्हाट्सएप पर एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, संपर्क में रहना आसान होगा। ओलिविया मुझे एक अर्थपूर्ण नजर से देखती है और अपना QR कोड खोलती है। मैं स्कैन करता हूँ और चैट बॉक्स खुलता है जिसमें संपर्क का नाम साफ है, ना समझ पोती। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। मुझे भी शर्मिंदगी होती है। मैं भूल गया था कि हम पहले से एक दूसरे को जोड़ चुके थे। उसके तने हुए चेहरे को देखकर मैं खंखारता हूँ, वो नाम तो बस यूं ही रख दिया था। मैं जल्दी से नाम बदलकर नासमझ लड़की करता हूँ, एक फिर मिलेंगे का संदेश छोड़ता हूँ और टैक्सी पकड़ लेता हूँ। गाड़ी में मैं जेनी को फोन करता हूँ, मुझे सबसे अच्छा तलाक का वकील ढूंढो, वो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकती। बॉस, आपकी शादी का माजरा क्या है? आप दोनों को एक साथ याददाश्त नहीं खोनी चाहिए थी। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ। कोई एक तो जरूर जानता है कि क्या हो रहा है। क्या वो ओल्ड मिसेस सलीवन है? मैं माथे पर बल डालता हूँ। अल्जाइमर के नैदानिक परीक्षण की दवा की रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना वक्त निकल जाएगा। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो ओल्ड मिसेस सलीवन एक सूटकेस लेकर मेरे दरवाजे पर इंतजार कर रही है। दामाद जी, आप आ गए। मैं ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर बेबस मुस्कुराहट के साथ हंस देता हूँ। उसी दिन हाईचेंग की सबसे मशहूर लॉ फर्म को 2 गुमनाम मुकदमे मिलते हैं, जिनकी मांगे हैरान करने वाली हद तक एक जैसी हैं। दूसरा पक्ष एक पैसा भी नहीं ले सकता। जूनियर वकील बड़बड़ाता है, मैंने इतने निर्दयी पति पत्नी कभी नहीं देखे। लेकिन वरिष्ठ वकील खुशी से हंसता है, एक अनुबंध से 2 गुनी फीस मिलेगी, दोनों को भेज दो। कुछ देर बाद ओलिविया के दफ्तर में मेरा तलाक का समझौता पत्र पहुंचता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, लियम दरवाजा धकेल कर अंदर आता है। बॉस, जांच के नतीजे आ गए। मिस्टर रायन को कुछ दिन पहले ही पता चला कि आप दोनों विवाहित हैं। जब वो पंजीकरण के लिए गए थे, उसके लॉकवुड परिवार छोड़ने के बाद के इन कुछ सालों की बहुत सारी जानकारी गायब है। बहुत अजीब है। ओलिविया एक पल सोचती है, तो तुम अभी भी सोचते हो कि वो किसी तरह इस मामले में शामिल है? उसका मकसद अभी भी साफ नहीं है और डॉक्टर रे बहुत मायावी हैं, हम अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए। ओलिविया चुप रहती है। उसे नहीं पता कि अल्जाइमर के नैदानिक परीक्षण की जो दवा है वो ठीक वही है जिसे मैं विकसित कर रहा हूँ। उस शाम ओलिविया मुझे नीचे बुलाती है और समझौता पत्र थमाती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, साइन करो। उसे उम्मीद थी कि मैं मना करूंगा, लेकिन मैं बिना हिचकिचाए साइन कर देता हूँ। कल तलाक ले लेते हैं। इतनी जल्दी? मैं अंदर से तड़प रहा हूँ। आखिरकार मेरी कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का इंतजार कर रही है। कल सुबह रजिस्ट्री कार्यालय में मिलते हैं। जैसे ही हम बात कर रहे होते हैं, ओल्ड मिसेस सलीवन नीचे आ जाती है। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आवाज कांप रही है। तुम दोनों तलाक ले रहे हो? ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। अस्पताल के कमरे के बाहर डॉक्टर सख्त चेतावनी देता है, ओल्ड मिसेस सलीवन और कोई तनाव नहीं झेल सकी, उन्हें दोबारा परेशान बिल्कुल मत करना। ओलिविया बेंच पर बैठी है, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे हैं। जब ओल्ड मिसेस सलीवन की आंख खुलती है तो वो मुझे कर्कश आवाज में देखते हुए कहती हैं, दामाद जी, मैंने सपना देखा कि तुम और वो शरारती लड़की तलाक लेना चाहते हो। ये सच नहीं है ना? मैं चुप रहता हूँ, लेकिन ओलिविया बोल उठती है, सच नहीं। तो फिर तलाक नहीं होगा। मुझे अपना घर का पंजीकरण दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र दे दो। जी। ओलिविया हर बात पर राजी हो जाती है। ओल्ड मिसेस सलीवन फिर मुझे देगी। दामाद जी, उस शरारती लड़की ने जो कहा वो सच है ना? डॉक्टर की हिदायत याद करके मैं एक पल चुप रहता हूँ। सच है। उस रात मैं सोफे पर बैठकर अंग्रेजी शोध सामग्री पर काम कर रहा होता हूँ। व्हाट्सएप पर ओलिविया का संदेश आता है, जैसे ही दादी माँ की तबीयत ठीक हो जाए हम तलाक ले लेंगे। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, समझौता पत्र तो साइन हो ही चुका है, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ओलिविया एक और संदेश भेजती है, कोई और मांग, जैसे ही दादी माँ ठीक हो जल्द से जल्द तलाक। ओल्ड मिसेस सलीवन मुझे देखें, फिर उसे और अचानक कहती है, शरारती लड़की, मैं अपने दामाद जी के लिए सलीवन ग्रुप में नौकरी का इंतजाम करना चाहती हूँ। ओलिविया थोड़ा रुकी है, फिर मान जाती है। ओल्ड मिसेस सलीवन उत्साहित हो जाती है, कल तुम उस शरारती लड़की के साथ काम पर जाओगे? मैं भी हाँ कर देता हूँ। सलीवन ग्रुप का अभिलेखागार बहुत समृद्ध है, शोध सामग्री ढूंढने के लिए ये मेरे लिए एकदम सही जगह है। फिर ओलिविया लियम के साथ चली जाती। गलियारे में लियम शिकायत करता है, बॉस, वो साफ तौर पर कंपनी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। आपने कैसे मान लिया? अगर मैंने उसे अपनी नजर के सामने नहीं रखा तो वो अपनी असलियत कैसे दिखाएगा? ओलिविया ठंडे स्वर में कहती है। अस्पताल के कमरे में ओल्ड मिसेस सलीवन मुझे इशारे से बुलाती है, दामाद जी, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, अगर वो शरारती लड़की तुम्हें तंग करे तो पलटकर जवाब देना, उसके उस ठंडे और अभेद्य दिखावे से मत बहकना। दरअसल वो बिल्लियों से डरती है। मेरा चेहरा एक पल के लिए जम जाता है। मेरी यादों में एक लड़की है जिसे मैं बचपन में जानता था, वो भी बिल्लियों से डरती लगती। दामाद जी, तुम्हें बिल्लियां पसंद हैं या कुत्ते? मुझे अचानक याद आता है कि
बचपन में मुझे भी बिल्लियां पसंद थी, लेकिन एक बड़ी लड़की को वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने भी पसंद करना छोड़ दिया था। मैं जल्दी से खुद को संभालता हूँ। ओल्ड मिसेस सलीवन ये सवाल क्यों पूछ रही है? अगले दिन सलीवन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्यारा सा पिल्ला पूंछ हिलाते हुए मेरे चारों तरफ चक्कर लगाता है। लियम, हलमोल, ओलगंदा। ओल्ड मिसेस सलीवन ने मिस्टर रायन के लिए जो नौकरी तय की है वो इस छोटे पिल्ले की देखभाल करना है। ओलिविया को भी समझ नहीं आता मेरी नौकरी सच में एक कुत्ते के साथ खेलना है। ये तो बेतुका है। वो हुक्म देती है, इन्हें नई ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास विभाग में ले जाओ, टीम 1 में शामिल करवाओ। ये पहले से तय था। नई ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास विभाग कंपनी का भविष्य है। वो मुझे वहां रख रही है ताकि देख सके कि मैं कहाँ चूकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं पिल्ले को गोद में उठाता हूँ और लियम के पीछे चल देता हूँ। इसका कोई नाम है? ओल्ड मिसेस सलीवन चाहती हैं कि आप नाम रखें। मैं ओलिविया का तना हुआ चेहरा देखता हूँ। इसे किटी बुलाते हैं। नई ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास विभाग 38वीं मंजिल पर है। लिफ्ट में लियम कहता है, मिस्टर रायन, सलीवन ग्रुप के अनुसंधान विभाग में ज्यादातर कर्मचारी पीएचडी छात्र हैं। सबसे कम योग्यता वाले भी शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर हैं। आप पहले स्नातक हैं। यहाँ अपने वरिष्ठों से अच्छे से सीखना, ये आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बॉस ने ये खास आपके लिए तय किया है। बेशक इसके लिए हमेशा एहसानमंद रहने की जरूरत नहीं है। ये बॉस का इनाम है आपके लिए। ओल्ड मिसेस सलीवन को खुश रखने का। मेरे मुंह का कोना फड़ता है। सच में कोई जरूरत नहीं। वैसे बॉस के साथ आपका रिश्ता, वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहती ताकि कोई झंझट ना हो। एक बार जब तलाक हो जाए, मैं उसे देखता हूँ। संयोग से मेरी भी यही चिंता है। लियम हक्का बक्का रह जाता है। इस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो बॉस को नीचा दिखाए। काम का पहला दिन आसान रहता है। कोई मुझे कोई काम नहीं सौंपता तो मैं खुशी खुशी दफ्तर में किटी के साथ खेलता रहता हूँ। जब वो सो जाता है, मैं उठकर दरवाजा बंद करता हूँ और सीधे 60वीं मंजिल के अभिलेखागार की ओर चल देता हूँ। अल्जाइमर की विशेष दवा विकसित करके और ओल्ड मिसेस सलीवन को इतना ठीक करके कि वो पुरानी बातें याद कर सकें। तभी मैं समझ पाऊंगा कि यह अजीबोगरीब शादी आखिर है क्या। यहाँ की किताबें हर क्षेत्र के उच्चतम स्तर के ज्ञान से भरी हैं। कुछ तो बाहरी लोगों को मिलती भी नहीं। मुझे हल्की सी रोमांच की लहर महसूस होती है। ऊपरी मंजिल पर ओलिविया को दादी माँ का व्हाट्सएप संदेश आता है, जिनका नाम अब बदलकर दादी माँ जिन्हें तनाव नहीं देना हो गया है। शरारती लड़की, आज अपने दामाद जी के साथ दोपहर का खाना खाना और मुझे तुम दोनों के साथ बैठकर खाने की एक प्यारी सी फोटो भेजना। ओलिविया बेबसी से एक लंबी सांस लेती है और कॉल बेल दबाती है। लियम, 2 लंच तैयार करवाकर ऊपर भेजो। वो मुझे संदेश करती है, लेकिन मेरा जवाब काफी देर तक नहीं आता। 60वीं मंजिल पर मैं किताबों की अलमारियों के पीछे खोज में इतना डूबा हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि सिंडी मुझे घूर रही है। जब मैं पीछे हटता हूँ तो किसी से टकरा जाता हूँ। माफ करना। मुड़कर देखता हूँ तो सिंडी उलझे भावों से मुझे देख रही है। रायन, क्या तुम ये सब परेशानी सिर्फ इसलिए उठा रहे हो ताकि परदादी माँ को खुश करके आंटी ओलिविया के करीब पहुंच सको? मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। तुमसे मतलब? आंटी ओलिविया को इन सालों में कभी किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं रही। ये मत सोचो कि अपने चेहरे से उन्हें फंसा लोगे। वो इतनी उथली नहीं है। देखो, उन्होंने तुम्हें एक बेमतलब की नौकरी देकर टरका दिया। मैं मुंह बिचकाता हूँ। तो फिर तुम इतने सालों से मेरे पीछे पड़ी रही, इसका मतलब तुम उथली हो? सिंडी की आंखें लाल हो जाती हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने फ्रैंक से शादी की, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। कुलीन घरानों की शादियों में बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। मेरी माँ ने मुझे एक साधारण इंसान के साथ रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक नाजायज बेटे से शादी नहीं कर सकती थी, वरना सलीवन परिवार का सामना कैसे करती और हाई चेंग में मेरी हंसाई होती। मैं नजरें हटा लेता हूँ। शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी नहीं की। जैसे ही मैं जाने लगता हूँ, सिंडी मेरा रास्ता रोक लेती है। मैं तुम्हारे लिए अपनी टीम में काम का इंतजाम कर सकती हूँ। कोई काबिल इंसान ढूंढूंगी जो तुम्हें सिखाए। मैं जानती हूँ तुम महत्वाकांक्षी हो, तुम बहुत होशियार हो, जल्दी सीख जाओगे। ये सुनकर मैं उसकी बात काट देता हूँ। शर्त क्या है? अपनी पत्नी को तलाक दो और मेरे साथ आ जाओ। सिंडी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ रहूं। बस जरा सोचो। इसके बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, ओ तुम लायक नहीं हो। तुम अपनी उस गुंडी पत्नी से इतना प्यार क्यों करते हो? मानो मेरी बात। मैं उसे कुछ पैसे दे सकती हूँ या किसी को उसे धमकाने के लिए भेज सकती हूँ और वो तुम्हें छोड़ देगी। वो मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? ये सुनकर मैं ठंडी नजरों से सिंडी को देखता हूँ। मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि तुम खुद ही गहराई में जाने पर तुली हो तो सुनो। मेरी पत्नी तुमसे ज्यादा सुंदर है और उसका व्यक्तित्व भी बेहतर है। ये कहकर मैं पलटा हूँ और जाने लगा। तभी कोने में ओलिविया दिखती है। मैं चुप हो जाता हूँ, वो भी। इधर सिंडी आंखों में अंधेरा लिए अपना फोन उठाती है और फ्रैंक को कॉल करती है। कल दोपहर तुम डॉक्टर रे के साथ खाना खा रहे हो ना, मुझे भी साथ ले चलो। ओलिविया मुझे लंच के लिए ऊपरी मंजिल पर ले जाती है। हम ओलिविया के दफ्तर में दाखिल होते हैं और वो बगल की डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करती है। तुम पहले खाना शुरू करो, मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके अंदाज से लग रहा है शायद उसने मेरी पहले वाली बात नहीं सुनी। मैं यही सोच रहा होता हूँ कि फोन कैमरे की आवाज आती है। ओलिविया बड़े इत्मीनान से एक फोटो खींचती है और दादी माँ को भेज देती है, फिर चलकर पास आ जाती है। मुझे फोटो का मकसद पता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं पूछता, बस मेज की तरफ देखते हुए छोटी मोटी बात करता हूँ। मिस सलीवन, आपका लंच तो बहुत शानदार है। ओलिविया सामने बैठकर शालीनता से चॉपस्टिक उठाती है। अच्छा, फिगर बनाए रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ। मेरे चेहरे पर लालिमा आ जाती है। मेरी नजर उसकी गोरी त्वचा पर पड़ती है। मैं अनाड़ीपन से खाने का एक हिस्सा डिब्बे में पैक करने लगता हूँ। मिस सलीवन, मुझे अभी याद आया कि मैंने किटी को खाना नहीं खिलाया। मुझे जाना होगा। लंच के लिए शुक्रिया। बड़े अच्छे मूड में मैं लंच बॉक्स लेकर निकल जाता हूँ। काम के बाद ओलिविया अपनी दादी माँ को फोन करती है। कहाँ हो? अस्पताल में। आज दोपहर अचानक फिर सीने में दर्द उठा, इसलिए कुछ और दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। शरारती लड़की, क्या आज रात मेरे पास रुकोगी? नहीं तो मुझे यहाँ अकेले अस्पताल में बेचारी बनकर पड़े रहने दो। मैं आ रही हूँ। यही हुई ना बात? वैसे मैंने अपने दामाद जी को भी मेरे साथ रहने के लिए कह दिया है। तुम दोनों साथ आ जाओ। ओलिविया माथे पर उंगलियां दबाती है। वो दादी माँ की छोटी सी चाल समझ जाती है। वो मुझे संदेश करती है, काम के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, अस्पताल जाना है। मैं जल्दी से जवाब देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही टैक्सी ले ली है और रास्ते में हूँ। हालांकि वो दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन मुझे इस तरह उससे बचते देखकर ओलिविया की नाराजगी अनजाने में बढ़ जाती है। मैं पिल्ले को गोद में लेकर अस्पताल के वार्ड में दाखिल होता हूँ। थोड़ी
थोड़ी दूर मिसेस लॉकवुड अभी अभी जांच करवा कर आई हैं। फ्रैंक उनका हाथ थामे। वो रायन है ना, ये अस्पताल में कैसे, क्या बीमार है? मिसेस लॉकवुड हिचकिचाते हुए पूछती हैं। फ्रैंक अंदर से जल रहा है। ओल्ड मिसेस सलिवन किसी को मिलने नहीं देती, फिर भी रायन को अपने पास रहने देती है। उसकी आंखें चमकती हैं। वो जरूर ओल्ड मिसेस सलिवन से मिलने आया होगा। रायन तो बड़ा शौशुन है। नानी नैन्सी भौहें चढ़ाती है। शौशुन कहाँ का? मैडम से मिलने कभी आया है? मैडम, आप अभी भी उसका पक्ष ले रही हैं? यंग मास्टर रायन एक कृतज्ञ बच्चा है। उसने आपको तो कब का भूला दिया होगा। फ्रैंक सुर मिलाता है। मैंने सुना है मिस सलीवा ने उसे सलीवा ग्रुप में नौकरी दिलाई है, इसलिए वो ओल्ड मिसेस सलीवा का एहसान चुका रहा है। नानी नैन्सी मुंह बनाती है। मैडम ने उसे पाला पोसा। पालने पोसने का एहसान तो आसमान से भी बड़ा होता है, लेकिन उसने मैडम का कभी कोई कर्जा नहीं चुकाया। बस करो। मिसेस लॉकवुड उन्हें रोकते हुए कहती हैं। फ्रैंक बनावटी आह भरता है। माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी सी मेहरबानी का भी बड़े दिल से बदला चुकाते हैं, जैसे डॉक्टर रे। माँ ने उन्हें बस थोड़े से पैसे दिए थे, फिर भी उन्होंने इन सालों में हमारे परिवार की इतनी मदद की। 3 साल पहले जब कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी, डॉक्टर रे ने सीधे एक तकनीकी पेटेंट दे दिया, जिसने हमारी कंपनी को बचा लिया। नानी नैन्सी सिर हिलाती है। इस तुलना में डॉक्टर रे तो रायन से कहीं बेहतर है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर रे आखिर किस तरह के इंसान है। माँ, कल मुझे भी साथ ले चलो। मिसेस लॉकवुड मुस्कुराती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। ले चलूंगी। ये सारा दृश्य मैं अस्पताल के वीआईपी कमरे में सोफे पर बैठा देखता हूँ। मेरी नजर मिसेस लॉकवुड पर टिकी है। उनके चेहरे पर अस्वस्थता की पीली छाया है। फ्रैंक उनके कान में कुछ फुसफुसाता है और मिसेस लॉकवुड बेबसी से सिर हिला देती है। दोनों बहुत घनिष्ठ लग रहे हैं। जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठ जाते, मैं अनमने मन से नजरें नहीं हटाता। पलटता हूँ तो ओल्ड मिसेस सलीवन मेरे पीछे खड़ी। दामाद जी, वो कौन है? बहुत जानी पहचानी लग रही है। मेरे चेहरे पर कोमलता आ जाती है और मैं अभी कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि उनकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। याद आया, ये तुम्हारी माँ है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। दरअसल चेहरे की बनावट को छोड़कर मेरे नैन नक्श मिसेस लॉकवुड से बिल्कुल नहीं मिलते। बस एक चीज एक जैसी, वो ठंडा निर्लिप्त भाव। लॉकवुड परिवार छोड़ने के बाद मैं अनजाने में उनके अंदाज की नकल करने लगा था। उनकी थोड़ी सी छाप मुझ पर पड़ गई। मैं ओल्ड मिसेस सलीवन को देखता हूँ। दादी माँ, वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन ओल्ड मिसेस सलीवन अड़ी रहती हैं। दामाद जी, तुम अपनी माँ को कैसे नहीं पहचानते? मैं हंसूं या रोऊं समझ नहीं आता। सौभाग्य से ओलिविया रात का खाना लेकर आ जाती है। ओलिविया ने हम तीनों के लिए भरपूर खाना और फल लाए हैं। ओल्ड मिसेस सलीवन खाना देखते ही तुरंत भौहें चढ़ाती। दामाद जी, आम नहीं खा सकते, उन्हें आम से एलर्जी है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं उन्हें हैरानी से देखता हूँ। दादी माँ, आपको ये कैसे पता? सच में पहले मुझे एलर्जी थी, लेकिन 2 साल पहले वो ठीक हो गई और मैंने ये बात उन्हें कभी नहीं बताई। ओल्ड मिसेस सलीवन मुस्कुराती हैं। तुमने खुद बताया था, कहा था कि आम खाने पर चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते थे। मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। ये पहले कब था? ओल्ड मिसेस सलीवन फिर धुंधली हो जाती है। लगता है शादी से पहले बताया था। मेरे मन में तूफान उठ रहा है। मुझे यकीन है कि शादी से पहले मैं उन्हें जानता ही नहीं था और मेरी याददाश्त भी नहीं गई है। मैं जल्दी से पूछता हूँ, और क्या याद है? जैसे ओलिविया और मेरा प्रमाण पत्र कैसे बना? ओल्ड मिसेस सलीवन सिर हिलाती हैं, कहती हैं याद नहीं। मुझे ओलिविया की जांचती परखती नजर महसूस होती है। उसका चेहरा ठंडा है। मैं जानता हूँ वो फिर सोच रही होगी कि मेरी कोई चालाकी है। कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं शिबा इनू को उठा लेता हूँ। दादी माँ, आप दोनों पहले खाना खाओ, मैं कुत्ते को टहलाने ले जाता हूँ। मैं गलियारे के आखिर में छुपकर चुपचाप अस्पताल के कमरे की तरफ देखता रहता हूँ। जल्द ही ओलिविया भी बाहर आ जाती है। मिस्टर रायन, कुछ कहना है? मुझे लगा आप चाहेंगी कि मैं कुछ सफाई दूं। तो क्या कुछ सफाई देनी है? मैं सच्चाई से जवाब देता हूँ। दादी माँ ने शादी से पहले की जो बातें कही, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है। इतनी निजी बात है, दादी माँ इसे बना नहीं सकती। मुझे लगा वो शक करेंगी, लेकिन वो बस शांति से जवाब देती है। मुझे पता है। मैं दंग रह जाता हूँ। मिसेस सलीवन, आप मानती हैं मुझे? ओलिविया एक कदम करीब आती है। उसका लहजा बर्फीला है। मिस्टर रायन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मकसद क्या है। जब तक आप दादी माँ को खुश रख सके हैं, मैं वादा करती हूँ कि आपकी पूरी तरह रक्षा करूंगी। मैं समझ जाता हूँ, उसे सच्चाई से कोई मतलब नहीं। जब तक दादी माँ खुश हैं, वो मेरी किसी भी चाल से आंखें मूंद सकती हैं। वो दबदबे भरे लहजे में जोड़ती है। लेकिन अगर आपने दादी माँ को तकलीफ दी, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप हाईचेंग में टिक न सके। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मिसेस सलीवन, क्या आप पहले से यही नहीं कर चुकी? ओलिविया भौहें चढ़ाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से प्रोफेसर वॉकर की आवाज आती है। रयान, प्रोफेसर वॉकर खुरदरी आवाज में चलते हुए आते हैं। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। मिसेस सलीवन के साथ जो गलतफहमी हुई थी वो सुलझ गई। वो मिसेस सलीवन सच में बेरहम है। इतनी प्रतिशोधी कैसे हो सकती है? स्नातक की सिफारिश रद्द करना काफी नहीं था, ऊपर से ये भी ऐलान कर दिया कि तुम्हें हाईचेंग से गायब करवा देंगी। मेरे बगल में खड़ी ओलिविया भौचक्की रह जाती है, जबकि मैं उसे आधी मुस्कान देता हूँ। प्रोफेसर, चिंता मत करो, सब सुलझ गया। बस गलतफहमी थी। मिसेस सलीवन तो दरअसल बहुत अच्छी है। उन्होंने न सिर्फ मुझे नौकरी दिलाई, बल्कि मेरी रक्षा करने का वादा भी किया। ओलिविया का चेहरा काला पड़ जाता है। प्रोफेसर वॉकर चैन की सांस लेते हैं, फिर सहज भाव से ओलिविया की तरफ मुड़कर पूछते हैं, क्या यही आपकी गुंडी पत्नी है? ओलिविया का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है, लेकिन मेरी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। कुछ ऐसा ही समझ लो। प्रोफेसर वॉकर ओलिविया से गंभीरता से कहते हैं, बेटी तुम सुंदर हो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो। इधर लॉकवुड परिवार के खाने के कमरे में रिचर्ड उदास बैठी मिसेस लॉकवुड को चिंता से देखें। सोफिया, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं। फ्रैंक बीच में बोल पड़ता है, पापा आज हम अस्पताल में रायन से मिले तो माँ थोड़ी परेशान हो गई। उसकी चिंता क्यों करनी? फ्रैंक एक आह भरता है। वो अब जरूर मुझसे नफरत करता होगा। मुझे डर है कहीं वो ओल्ड मिसेस सलीवन के सामने कुछ न कह दे और मिसेस सलीवन मुझ पर भड़क जाए। रिचर्ड मुंह बिचकाता है। ये तो उसने खुद मिसेस सलीवन को नाराज किया, तुमसे क्या लेना देना? तभी रिचर्ड का फोन बजता है। ओलिविया के सहायक लियम का फोन है। लियम, कैसे फोन किया? क्या मिस सलीवन का कोई निर्देश है? दूसरी तरफ से आवाज असामान्य रूप से ठंडी है। बॉस ने पूछने के लिए कहा है कि मिस्टर फ्रैंक को कब बॉस ने कहा था कि वो मिस्टर रायन लॉकवुड को हाईचेंग से गायब करवाना चाहती हैं। बॉस को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। रिचर्ड का चेहरा काला पड़ जाता है। वो अविश्वास से फ्रैंक को देखते हैं। लियम आखिर में एक बात और कहता है, लॉकवुड परिवार को सच में अपने छोटों को बेहतर तरीके से तरबियत देनी चाहिए। फिर वो फोन काट देता है। बगल में फ्रैंक चुपचाप सिर झुका लेता है। मैंने रायन को मिसबा सलीवन को परेशान करते देखा था और डर गया था कि कहीं वो सिंडी के साथ मेरी सगाई न बर्बाद कर दे। पापा, मेरी ऐसी नीयत नहीं थी। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। आखिरकार
रायन भी आपका बेटा है? मुझे डर था कि आप उसे डांटने पर दिल नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड बात बदल देते हैं। मैंने कितनी बार मन में कहा है मेरा एक ही बेटा है और वो तुम हो। रायन मेरे लिए कौन है? वो तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? मिसेस लॉकवुड असहमत होती है। रिचर्ड, रायन फिर भी आपका बेटा है। रिचर्ड तुरंत पलटते हैं। सोफिया, उस वक्त लिंडा ने मुझे फंसाया और मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। उसके बेटे का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मेरे दिल में बस तुम हो और हमारा बच्चा। पास ही नौकर की भूमिका में खड़ी लिंडा यह शब्द सुनती है। वो मुट्ठी भींच लेती है, आंखों में कड़वाहट लिए उस रिचर्ड को घूरती है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। बचपन का साथी, पड़ोस का वो लड़का, लेकिन इस आदमी की आंखों और दिल में बस सोफिया है। उस वक्त जब वो गर्भवती हुई थी तो वो गर्भावस्था की रिपोर्ट लेकर उसके पास गई थी और कहा था कि वो उसकी रखैल बन जाएगी, लेकिन उसने बेरहमी से उसे भगा दिया था। कहा था कि वो अपनी पत्नी से गद्दारी नहीं करेगा। लिंडा के पास सोफिया के पास जाकर तमाशा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब जाकर उसे लॉकवुड घर में रहने दिया गया। इन सभी सालों में रिचर्ड ने उससे कभी ज्यादा बात नहीं की और रायन को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो दिखता ही नहीं। सौभाग्य से उसने दोनों बच्चे बदल दिए थे। लिंडा सिर झुका लेती है और अपने छिपे हुए जज्बातों को दबा लेती है। रिचर्ड को कभी पता नहीं चलेगा कि जिस फ्रैंक को वो हमेशा सोफिया का बेटा कहते हैं और जिसे इन सालों में इतने प्यार से पाला है, वो दरअसल उसका अपना बेटा है। और रायन, वो तो नजरअंदाज और दबाया जाने का ही हकदार है। लेकिन मिसेस लॉकवुड जिद से सिर हिलाती है। रिचर्ड, अगर फ्रैंक ने गलती की है तो की है, उसे जाकर रायन से माफी मांगनी चाहिए। रिचर्ड भौहें चढ़ाते हैं। माफी? मेरा बेटा लिंडा के बेटे से माफी मांगे? लिंडा जल्दी से बीच में बोल पड़ती है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। लॉकवुड परिवार ने उसे पाला पोसा, यही कितना बड़ा एहसान है। उसे अनुशासन में रखना तो बिल्कुल सही है। मिसेस लॉकवुड हल्की सी आह भरते हुए उन दोनों को देखती है, लेकिन आगे बहस नहीं करती। जब फ्रैंक उन्हें उनके कमरे में वापस ले जाता है तो मिसेस लॉकवुड फिर बोलती है, कल अगर वक्त हो तो मैं तुम्हें रायन से मिलवाने और माफी मांगने ले जाऊंगी। फ्रैंक का चेहरा अकड़ जाता है। क्या आप सिंडी को डॉक्टर रे से मिलवाने नहीं जा रही? कल दोनों काम कर लेंगे। फ्रैंक की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो उनकी बाह में बाह डाल लेता है। ठीक है माँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। उसके जाने के बाद मिसेस लॉकवुड नानी नैन्सी की तरफ मुड़ती है। नैन्सी, इन सालों में मेरी तबीयत खराब रही। मैंने फ्रैंक को ठीक से नहीं संभाला। मैं सच में नाकाम रही हूँ। मैडम, आप बेकार सोच रही हैं। यंग मास्टर फ्रैंक तो शौशुन और समझदार हैं। छोटी मोटी कमियां बाद में सुधर जाएंगी। मिसेस लॉकवुड कड़वी मुस्कान के साथ कहती हैं। रयान कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो जोर जोर से खांसने लगती है। नैन्सी के सहारे वो बिस्तर की तरफ बढ़ती है। वो राज अभी भी उनके सीने पर बोझ बनकर दबा हुआ है, सांस लेना मुश्किल कर रहा है। अगले दिन जागते ही मुझे थोड़ी घबराहट महसूस होती है। मिसेस लॉकवुड से मिले 10 साल हो गए हैं। नहीं पता वो मुझे देखकर खुश होंगी या नाराज। दोपहर में मैं कपड़े बदलने घर जाता हूँ। ओल्ड मिसेस सलीवन ओलिविया से उन्हें घर ले जाने को कहती है। हम अस्पताल के कमरे से निकलते हैं और जैसे ही वो नीचे पहुंचती हैं, लियम आता दिखता है। ओलिविया उसे सिर से इशारा करती है। लियम मुझे एक कागज थमाता है। मिस्टर रायन, जरा देखो, इसमें शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और नई ऊर्जा विषयों की सूची है। मैं लियम को हैरानी से देखता हूँ। ये सब प्रोफेसर वॉकर से कहीं ज्यादा मशहूर हैं। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और स्नातक की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ये बॉस की तरफ से मुआवजा है आपकी रद्द हुई स्नातक सिफारिश के लिए। मिस्टर रायन, हमारी बॉस से मुलाकात आपके लिए मुसीबत में फायदा साबित हुई। मेरे मुंह का कोना फड़ता है। कोई जरूरत नहीं। तो फिर आप डॉक्टर रे के छात्र बनना चाहते हैं? लियम भौहें चढ़ाता है। ये तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर रे की मांग बेहद ज्यादा है। ऐसे प्रतिभाशाली प्रोफेसर सिर्फ सर्वश्रेष्ठ छात्र ही लेते हैं। आप शायद उनकी नजर में ना आ सको, इसलिए इतनी ऊंची उड़ान मत भरो। बुरे से बुरे हाल में स्नातक के बाद पीएचडी में डॉक्टर रे के अधीन कोशिश कर लेना। मैं उसे बेवकूफ की तरह देखता हूँ। मैं सीधे ओलिविया की तरफ मुड़ता हूँ। मिसेस सलीवन, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं टैक्सी से घर चला जाऊंगा। ओलिविया उस दिशा को देखती रहती है जिधर मैं गया। फिर अचानक लियम से कहती है, तो उनका डॉक्टर रे से संपर्क करवा दो। क्या? लियम अवाक रह जाता है। प्राइवेट रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर मिसेस लॉकवुड फ्रैंक और सिंडी के साथ जल्दी पहुंच जाती है। सिंडी प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा धकेल कर खोलती है और सबसे पहले उसे एक लंबे आदमी की पीठ दिखती है जो चाय उड़ेल रहा है। नमस्ते डॉक्टर रे, मैं सिंडी हूँ, सलीवन ग्रुप से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं पलटता हूँ, चेहरे पर शरारती भाव लिए। रायन, तुम यहाँ क्यों हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं सुस्त लहजे में कहता हूँ। सिंडी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। डॉक्टर रे कहाँ है? मैं कोई जवाब नहीं देता। मिसेस लॉकवुड फ्रैंक के साथ अंदर आती है। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। तुम रायन हो। मेरे दिल में एक हलचल होती है। मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रायन, तुम कैसे हो? तुम्हारे पिताजी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। मिसेस लॉकवुड मेरा हाथ कसकर थाम लेती है। उनके भाव भावुक हैं। फ्रैंक की आंखों में अंधेरा कौंधता है। रायन, हमें तुम्हें खाने पर बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम काम कर रहे हो। शायद सुविधाजनक ना हो। बाद में थोड़ी ज्यादा टिप दे देंगे, रोजमर्रे के खर्च में काम आएगी। जबान संभाल। मिसेस लॉकवुड डांटती। फिर जल्दी से मेरी तरफ मुड़ती। रायन, आज हम डॉक्टर रे से मिलने आए हैं। तुम भी नई ऊर्जा के क्षेत्र में हो ना, उनसे जान पहचान कर लो, तुम्हारे भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। डरता है कि मैं उसके संसाधन न छीन लूं, इसलिए फ्रैंक एक उबलती गर्म चाय की प्याली उठाकर मेरे पास आता है। रायन, कल माँ ने कहा था कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। शराब की जगह चाय से तुम्हें सलाम करता हूँ। ये कहते कहते उसकी उंगलियां ढीली पड़ती हैं और चाय मुझ पर गिरने ही वाली होती है। मैं पलटता हूँ और उससे टकरा जाता हूँ, जिससे प्याली उछलकर उसी पर गिर जाती है। जलती हुई चाय से वो जोर से चीख उठता है। रायन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ये क्या हरकत है? वो शिकायती लहजे में चिल्लाता है। मैं नजरें नीची कर बेगुनाही का नाटक करता हूँ। माफ करना, मैंने देखा नहीं। सिंडी गुस्से से भड़क उठती है। रायन, क्या यही तरीका है ग्राहकों की सेवा का? एक मेहमान को चोट पहुंचाई, अभी मैनेजर को बुलाओ, मैं शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। मिसेस लॉकवुड मेरे आगे आ जाती है। बस करो, हम सब एक परिवार हैं। सिंडी नाराज होती है। रायन को अभी जाने दो, वरना और झगड़ा होगा। मिसेस लॉकवुड माफी भरी नजरों से मुझे देखती है। रायन, जब भी वक्त मिले घर आते रहो। अगली बार मौका मिला तो तुम्हें डॉक्टर रे से मिलवाऊंगी। फ्रैंक जल्दी से बात बदलता है। माँ, डॉक्टर रे अभी तक आए क्यों नहीं? मैं आधी मुस्कान के साथ कहता हूँ। वो पहले से यहाँ है। कमरे में मौजूद तीनों मेरी तरफ देखें। मिसेस लॉकवुड अभी कुछ पूछने ही वाली होती हैं कि अचानक उन्हें जोरदार खांसी का दौरा पड़ता है और वो डाइनिंग टेबल पर गिर पड़ती हैं। मैडम, मैं सहज रूप से उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन फ्रैंक मुझे धक्का दे देता है। दूर हो जाओ, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? माँ, आंखें खोलो। एम्बुलेंस जल्दी आ जाती है। मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिंडी मुझे पकड़ लेती है। मिसेस लॉकवुड से दूर रहो। अगर तुमने उन्हें गुस्से से बीमार किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं टैक्सी से अस्पताल
पहुंचता हूँ। गलियारे खचाखच भरे हैं, कोई बिस्तर खाली नहीं। ऊपर से यह दृश्य देख रही ओलिविया लियम को निर्देश देती है, मिस्टर रैयान के लिए एक अस्पताल का कमरा दिलवाओ। रिसेप्शन डेस्क को फोन आता है और तुरंत घोषणा होती है कि एक वीआईपी कमरा खाली हो गया है। फ्रैंक खुशी से फूल जाता है। सिंडी, तुम्हारे सच में बहुत अच्छे संपर्क हैं। सिंडी चुपचाप इसका श्रेय ले लेती है। सब लोग अस्पताल के कमरे में दाखिल होते हैं। मैं भी पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ्रैंक दरवाजे पर मेरा रास्ता रोक लेता है। रायन, माँ को आराम चाहिए, उन्हें परेशान मत करो। दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। मैं वहीं खड़ा जम जाता हूँ। मेरा दिल बेचैनी से जल रहा है, लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई हक नहीं। बस बेंच पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी कदमों की आहट आती है। रिचर्ड परेशान हालत में दौड़ते हुए आते हैं। मिसेस लॉकवुड को ठीक पाकर वो फ्रैंक को बाहर खींच लाते हैं। रिचर्ड भौहें चढ़ाकर पूछते हैं, क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गई? फ्रैंक पास बैठे मुझे देखता है। रायन डॉक्टर रे से मिलने पर अड़ा हुआ था। सिंडी से थोड़ी बहस हो गई और माँ परेशान हो गई। रिचर्ड गुस्से भरी नजरों से मुझे घूरते हैं। नालायक कहीं के। बिना कुछ और कहे वो हाथ उठाकर मुझ पर वार करते हैं। मैं हटता नहीं। मेरे दिमाग में बस मिसेस लकवुड का पीला चेहरा भरा हुआ है। शायद फ्रैंक ने सही कहा, मेरा होना ही एक अभिशाप है, लेकिन जो दर्द होना चाहिए था वो नहीं होता। मैं आंखें खोलता हूँ और बस एक शांत सी आकृति दिखती है जो मेरे आगे आ गई है। ओलिविया वहाँ खड़ी है जैसे मेरे लिए आसमान थाम रही हो। रिचर्ड घबरा जाते हैं। मिस सलीवन, आप मिस्टर लकवुड, आप अपने बेटे को अनुशासित कर रहे हैं। मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी दादी माँ को रायन पसंद है। अगर उन्होंने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे तो वो परेशान हो जाएंगी। ओलिविया की आवाज धीमी और सुरीली है। रिचर्ड तुरंत बोलते हैं, मेरी सोच कम थी। अंदर से मिसेस लकवुड की खांसी की आवाज आती है। रिचर्ड और फ्रैंक फौरन अंदर चले जाते हैं। मैं दरवाजे पर बहुत देर तक हिचकिचाता खड़ा रहता हूँ। अंदर से उनकी कमजोर आवाज सुनता रहता हूँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बहुत दिनों से ठीक से नींद नहीं आई थी। जब अभी बेहोश हुई तो सच में चैन की नींद आई। तब जाकर मेरा दिल हल्का होता है। ओलिविया पूछती, अंदर नहीं जाओगे? अभी नहीं, वरना फिर बहस शुरू हो जाएगी और मिसेस लॉकवुड की नींद खराब होगी। मैं धीमे स्वर में कहता हूँ। जैसे ही मैं पलटता हूँ, ओल्ड मिसेस सलीवन बटलर के सहारे चली आती। मैंने सुना मेरे दामाद जी की माँ अस्पताल में भर्ती है, मिलने आई हूँ। मैं उनका हाथ थाम लेता हूँ। दादी माँ मिसेस लॉकवुड मेरी माँ नहीं है क्या? मैंने गलत समझा? ओल्ड मिसेस सलीवन अपना फोन निकालती है, एक फोटो ढूंढकर मुझे दिखाती है। दामाद जी, ये तुमने पहले मुझे भेजी थी और कहा था कि ये तुम और तुम्हारी माँ हो। क्या अस्पताल के कमरे में वही नहीं है जो फोटो में है? मैं एकदम जम जाता हूँ। फोटो में मिसेस लॉकवुड और मैं समुद्र के किनारे बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान है, बिल्कुल माँ बेटे की तरह। लेकिन लॉकवुड घर छोड़ने के बाद मैं उनसे मिला ही नहीं। साथ की फोटो कैसे हो सकती है? मैं फोटो झूम करके देखता हूँ और एक सुराग मिलता है। ये बेढंगे तरीके से बनाई गई मिश्रित तस्वीर है। ये मैंने आपको कब भेजी थी? ओल्ड मिसेस सलीवन सिर हिलाती है। याद नहीं। कैसे भेजी? ईमेल से या मैसेज से? वो बस सिर हिलाती रहती हैं, याद नहीं आता। मैं बेबस महसूस करता हूँ। ओल्ड मिसेस सलीवन अड़ी रहती है। दामाद जी, वो तुम्हारी माँ है, माँ को नजरअंदाज नहीं करते। ओल्ड मिसेस सलीवन को विदा करने के बाद ओलिविया गलियारे में खड़ी रहती है। लियम जल्दी से रिपोर्ट देने आता है। बॉस, हमने जांच की, मिस्टर रायन उस प्राइवेट किचन रेस्तरां में काम करते थे और वहीं लॉकवुड परिवार से सामना हो गया। ओलिविया की आवाज ठंडी है। क्या सलीवन ग्रुप उन्हें इतनी कम तनख्वाह देता है कि बाहर काम करना पड़े? कम नहीं है, ओल्ड मिसेस सलीवन ने तय किया था। शायद उनके सुपरवाइजर्स ने बहुत मुश्किल काम दे दिया हो और उन्हें नौकरी जाने का डर हो। लेकिन ओलिविया को लगता है बात इतनी सीधी नहीं है। लॉकवुड परिवार उस प्राइवेट किचन रेस्तरां में किस लिए गया था? डॉक्टर रे से मिलने। मिस सिंडी भी इसीलिए गई थी और डॉक्टर रे वो आखिर तक आई ही नहीं। ये सुनकर ओलिविया की गहरी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरती है। एक अजीब सा ख्याल आकार लेने लगता है। अस्पताल के कमरे में मिसेस लकवुड आराम के बाद काफी बेहतर दिखती है। फ्रैंक, सिंडी को घर भेज दो। फ्रैंक का चेहरा अजीब हो जाता है। सिंडी तो बस डॉक्टर रे का इंतजार करने के लिए रुकी है। मिसेस लॉकवुड ये भांप लेती है और मुझे फोन थमाती है। आज की मुलाकात चूक गई, डॉक्टर रे से माफी मांगनी होगी। मिसेस लकवुड के दोबारा समय तय करने के बाद फ्रैंक सिंडी को बाहर छोड़ने जाता है। गलियारे में फ्रैंक कहता है, सिंडी चिंता मत करो, डॉक्टर रे के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सलीवन ग्रुप के आर और डी विभाग में कुछ मुश्किल किरदार हैं जो मुझे मानते नहीं। अगर मैं डॉक्टर रे को अपनी तरफ कर सकूं तो ये एक बड़ा योगदान होगा और मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर रे मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा। दोनों लिफ्ट में दाखिल होते हैं। मैं कोने से निकलकर अस्पताल के कमरे का दरवाजा धकेलता हूँ। रिचर्ड का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ। क्या वो रायन है? उसे अंदर आने दो। मिसेस लॉकवुड की कोमल आवाज गूंजती है। रिचर्ड मुझे चेतावनी देते हैं कि उनकी पत्नी को और परेशान न करूं। मैंने कहा था ना, आज का रायन की वजह से नहीं था, बस कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही। मिसेस लॉकवुड उन्हें प्यार से डांटती हैं और मेरा हाथ थाम लेती हैं। बच्चे, आज तुम डर गए होगे। उनकी हथेली गर्म है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, नहीं, जब भी वक्त मिले घर आते रहो। और तुम्हारी पत्नी? तुम्हारे पिताजी ने कहा वो गुंडी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। रायन का बचपन से अच्छा विवेक रहा है और सोच मजबूत है। जिसे तुमने पसंद किया वो जरूर किसी काबिलियत वाली होगी। कभी उसे मिलवाने लाओ। मेरी नाक सिनसिनाने लगती है। ठीक है। वो फिर जोर जोर से खांसने लगती है। मैं एक प्लास्टिक की बोतल निकालता हूँ। ये खांसी की दवा है, किसी से मंगवाई थी। रात को नींद ना आए तो एक ले लेना। वो सहमति में सिर हिलाती है। जैसे ही मैं कमरे से निकलता हूँ, अंदर से रिचर्ड की तिरस्कार भरी आवाज आती है, किसी अनजान क्लिनिक की एक बोतल दवा से तुम पिघल गई। वो उसे लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। देर रात मिसेस लकवुड फिर खांसते हुए जाग जाती है। इतनी बेचैनी होती है कि जिंदगी खत्म करने के विचार मन में आने लगते हैं। किसी आवेग में वो कूड़ेदान से दवा निकालती है और एक गोली लेती है। तुरंत एक ठंडक की लहर उनके खुजलाते गले को लपेट लेती है और वो गहरी नींद में खो जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे रिचर्ड उन्हें जगाते हैं। वो पूरी दोपहर तक सोती रही। मैडम, डॉक्टर ने कल जो नींद की गोलियां दी थी सच में काम कर गई। पूरे 10 घंटे सोई। नानी नैन्सी इतनी खुश होती है कि उसकी आंखें भर आती हैं। कौन सी नींद की गोलियां? मिसेस लकवुड उलझन में पड़ जाती है। नैन्सी फ्रैंक की तरफ देखती है। सिंडी ने आपके लिए मंगवाई थी, खास तौर पर तेज नींद की गोलियां ढूंढकर आपकी दवा में मिला दी। सोचा नहीं था कि सच में काम करेंगी। मिसेस लॉकवुड एक पल के लिए रुक जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनका गला काफी साफ लग रहा है, लेकिन उनकी नजर तकिए के पास रखी बिना लेबल की प्लास्टिक बोतल पर पड़ती है। रिचर्ड अपनी होने वाली बहू की तारीफों के पुल बांधते हैं। ये बहू तो सच में कमाल की है। मैंने सुना है इन दिनों वार्ड में जगह नहीं थी और सिंडी ने ही काफी जुगाड़ लगाकर ये कमरा दिलवाया। हम उसके बहुत एहसानमंद हैं। फ्रैंक मौके का फायदा उठाता है। माँ, सिंडी आपका इतना ख्याल
रखती है, आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। उसके परिवार की इच्छा है कि सिंडी अनुसंधान एवं विकास विभाग संभाले, लेकिन वहाँ के शोधकर्ता उसे मानते नहीं। अगर डॉक्टर रे को बाहरी तकनीकी सलाहकार के रूप में बुलाया जा सके तो सिंडी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मिसेज लॉकवुड थोड़ा हिचकिचाती हैं, फिर कहती हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर रे से पूछूंगी, लेकिन अगर वो न माने तो जोर मत डालना। फ्रैंक चौड़ी मुस्कान के साथ मन में सोचता है, जब तक मिसेज लकवुड मांगे डॉक्टर रे ने कभी मना नहीं किया। मिसेज लकवुड फोन निकालती हैं, डॉक्टर रे की प्रोफाइल फोटो ढूंढती हैं, शब्द सोच समझकर चुनती हैं और संदेश भेजती हैं। रे, क्या तुम्हारे पास वक्त है? एक काम था। जब संदेश आता है, मैं अभी अभी ओल्ड मिसेज सलिवन को नीचे घुमाकर वापस आया हूँ, मैं भौहें चढ़ाता हूँ। मिसेज लकवुड को मुझसे क्या काम होगा? कहीं कल की दवा से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो दवा अभी नैदानिक परीक्षण के चरण में है। उनकी गंभीर बीमारी की वजह से ही मैंने जल्दी निकाली थी। मैं घबरा जाता हूँ, देखभाल करने वाले को ओल्ड मिसेज सलीवन को घर ले जाने को कहता हूँ और मिसेज लकवुड के कमरे की तरफ दौड़ता हूँ। जल्दी ही कमरे में पहुंचता हूँ, लेकिन सिंडी और लिंडा पहले से वहाँ मौजूद है। मेरे दाखिल होते ही खुशनुमा हंसी थम जाती है। मुझे अजीब लगता है। मिसेज लॉकवुड को ठीक देखकर मैं नजरें झुका लेता हूँ और जाने के लिए पलटता हूँ, लेकिन लिंडा बोल पड़ती है, अरे ये मिस्टर रायन नहीं है। अब जब ओल्ड मिसेज सलीवन जैसी ऊंची डाल पकड़ ली तो बाकी हम लोग काबिले जिक्र नहीं रहे। मैं जाने लगता हूँ, लेकिन वो मेरी बांह पकड़ लेती है। सुना है ओल्ड मिसेज सलीवन की चापलूसी में लगे रहते हो, रात रात भर उनकी सेवा करते हो। क्या लगता है वो तुम्हें असली पोता मान लेंगी? ये कैसा सपना है? तुम तो बस उनका खिलौना हो। फ्रैंक जल्दी से बोलता है, ऐसा मत कहो, ओल्ड मिसेज सलीवन सच में रायन की कदर करती है। लिंडा आवाज ऊंची करती है, कैसी कदर? फ्रैंक, जैसे मिस सिंडी तुम्हारी कदर करती है, वो होती है असली कदर। फिर वो सिंडी की तरफ चापलूसी से मुड़ती है, सुना है कल अस्पताल में कोई कमरा नहीं था, अच्छे घरानों के लोग भी लाइन में खड़े थे, मिस सिंडी की मदद से ही मैडम को वीआईपी कमरा मिला। सिंडी मेरी तरफ विनम्र मुस्कान के साथ देखती है। आंटी ओलिविया को शायद इसके बारे में पता नहीं था, वरना वो भी मदद करती। मैंने तो बस जो हो सका किया। मिस सलीवन को पता भी हो तो वो तुम्हारे बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाएंगी। लिंडा फिर मुझ पर व्यंग्य कसती है, चाहे जितनी चापलूसी करो, वो तुम्हें पालतू बिल्ली कुत्ते से ज्यादा नहीं समझते। मैं मुठ्ठियां भींच लेता हूँ, अस्पताल के कमरे में बहस नहीं करना चाहता। दरवाजे के बाहर अभी अभी पहुंची ओलिविया हर शब्द सुन लेती है, उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। लियम तुरंत बॉस का इरादा समझ जाता है, वो खंखारता है और सीधे अंदर चला जाता है। मिसेज लॉकवुड, मिस सलीवन की तरफ से आपका हालचाल पूछने आया हूँ, कमरा आरामदायक है ना? कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सब सिंडी को देखते हैं जो हक्की बक्की है। लिंडा एक पल के लिए जम जाती है, फिर मुस्कुराती है, सिंडी, तो ये कमरा तुम्हारी गुजारिश पर मिस सलीवन ने दिलवाया। सिंडी का चेहरा अकड़ जाता है, लेकिन लियम मुस्कुराता है, मिस्टर रायन ने बॉस से इंतजाम करवाया था। मिस सिंडी, क्या आपने भी बॉस से मांगा था? सिंडी को धरती में समाने की जगह चाहिए। मैंने कई फोन किए, कई लोगों से पूछा, मुझसे गलतफहमी हो गई। फ्रैंक मुठ्ठियां भींचता है, पूरी तरह अपमानित महसूस करता है। मिसेज लकवुड अजीब माहौल तोड़ती है, मिस सलीवन का शुक्रिया, कमरा बहुत आरामदायक है। जैसे ही तबीयत ठीक होगी ओल्ड मिसेज सलीवन से मिलने जाऊंगी। लियम कहता है, आप आरामदायक हैं तो मिस्टर रायन को चिंता नहीं और ओल्ड मिसेज सलीवन खुश रहेंगी। वाह, ये तो बड़ी तारीफ हो गई। कमरे में मौजूद कुछ लोगों के दिल धक से रह जाते हैं, जबकि मिसेज लकवुड सच में खुश हो जाती है। मैं लिंडा की तरफ मुड़ता हूँ, मेरे चेहरे पर व्यंग्य पूरी तरह झलक रहा है। लिंडा गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है, नालायक कहीं के, इतना इतरा क्यों रहे हो? चुप करो, रिचर्ड जोर से डांटते हैं। मेरी पत्नी बीमार है, उन्हें आराम चाहिए, यहाँ क्या भौंक रही हो? घर जाओ। लिंडा मुझे नफरत भरी नजरों से घूरती है, चेहरा ढककर भाग जाती है। मैं बिस्तर की तरफ देखता हूँ, मैडम रात को कैसी नींद आई? मिसेज लकवुड अनजाने में कंबल के नीचे छोटी दवा की बोतल कसकर पकड़ लेती है। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई, ये अच्छा हुआ, मैं अब चलता हूँ। लियम और मैं कमरे से निकलते हैं। ओलिविया गलियारे की दीवार से टिकी फोन देख रही है, रोशनी और छाया में उसकी ठंडी प्रोफाइल उभर रही है। मुझे बाहर आते देख वो होंठ खोलती है, दादी माँ तुम्हारी चिंता में थी, इसलिए जिद की कि मैं खुद आकर देखूं। उसकी आवाज भले दूर की है, लेकिन मेरा दिल गर्म हो जाता है। शुक्रिया। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुलता है और सिंडी और फ्रैंक बाहर निकलते हैं। मुझे और ओलिविया को साथ खड़े देखकर फ्रैंक ऐसे तन जाता है जैसे किसी बड़े दुश्मन से सामना हो। सिंडी सहज ही सवाल करती है, आंटी ओलिविया आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओलिविया की आंखों में मनोरंजन की चमक आती है, मेरी आवाजाही की रिपोर्ट तुम्हें देने की जरूरत नहीं लगती। भारी दबाव से सिंडी की हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। वो जलन भरी नजरों से ओलिविया को देखती है। आंटी आप इतने समय से अस्पताल में परदादी माँ की देखभाल कर रही हैं, आपके पति को ऐतराज नहीं होता? मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। ओलिविया की तरफ देखकर आधी मुस्कान के साथ कहता हूँ, उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। सिंडी का चेहरा एकदम बदल जाता है। ओलिविया अचानक बोलती है, चलो कमरे में चलते हैं, दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। मैं नरम मुस्कान के साथ कहता हूँ, चलो। हम दोनों पलटकर चल देते हैं, सिंडी को अंधेरी आंखों के साथ वहीं छोड़कर। वो मिसेज लॉकवुड के कमरे में वापस जाती है, बिस्तर ठीक करते हुए चिल्लाती है, बिस्तर पर गोलियों की ये बोतल क्यों है? रिचर्ड भौहें चढ़ाते हैं, क्या ये वही बिना लेबल की गोलियां नहीं है जो रायन ने दी थी? हाँ, आपने इसे वापस क्यों उठाया? मैंने कल रात एक ली थी, असर हुआ। मिसेज लॉकवुड समझाती, नामुमकिन है, असर तो साफ नींद की गोलियों का हुआ था। रिचर्ड दवा छीन लेते हैं, उसकी गोलियां पता नहीं कहाँ से लाया, क्या पता नुकसान करें। उस पर भरोसा मत करो, आज रात ये नहीं लूंगी, देखते हैं कौन सी दवा सच में काम करती है। देर रात मिसेज लकवुड को फिर जोरदार खांसी का दौरा पड़ता है जो रुकने का नाम नहीं लेती। नैन्सी तथा कथित चमत्कारी नींद की गोलियां लेती है, लेकिन पता चलता है वो बिल्कुल काम नहीं करती। मिसेज लकवुड खांसते खांसते लाल हो जाती है। नैन्सी दौड़कर मेरी दवा लेकर आती है, जैसे ही वो देने वाली होती है फ्रैंक उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ कहीं इन गोलियों ने ही खांसी और बढ़ा तो नहीं दी, अनजान दवा नहीं लेनी चाहिए। रिचर्ड भी भड़क उठते हैं, ये रायन, सोफिया तुमने उसके साथ इतना अच्छा किया और उसने झर लाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मिसेज लॉकवुड खांसते खांसते बोल नहीं पाती, उनकी नजरें नैन्सी पर टिकी हैं। नैन्सी की वफादारी कट्टर है, दबाव के बावजूद वो दवा मिसेज लकवुड के मुंह में डाल देती है और खांसी तुरंत रुक जाती है। मिसेज लकवुड लंबी राहत की सांस लेती है, ये साबित हो जाता है कि रायन की दवा काम करती है। वो बाहर के कमरे में आ जाते हैं। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ा। पापा, रायन ने किसी विशेष दवा का इंतजाम किया, उसमें ऐसी क्या क्षमता होगी? जरूर मिस सलीवन ने उसे दिलवाई होगी। रिचर्ड गहरी भौहें चढ़ाते हैं, लगता है ओल्ड मिसेज सलीवन सच में उसे बहुत मानती है। वीआईपी कमरे में ओलिविया दादी माँ से बातें कर रही। दोपहर को क्या खाया? ओल्ड मिसेज सलीवन बहुत देर सोचती
पूछती है। दलिया? नहीं रुको, वो था नूडल्स। शरारती लड़की सही है ना? ओलिविया मुस्कुराकर सिर हिलाती है, लेकिन उसका दिल डूब जाता है। दोपहर में तो चावल खाए थे। दादी माँ फिर भूल गई। उनकी याददाश्त और तेजी से कमजोर होती लग रही है। मैं आलस से बोलता हूँ, दादी माँ कल ओलिविया ने कौन से रंग के कानदार पहने थे? ओल्ड मिसेस सलीवन तुरंत जवाब देती है, याद है मुझे, शरारती लड़की बड़ी नजाकत वाली है, कल उसने हीरे के कानदार पहने थे और उससे पहले नीले थे। वो नीले कानदार मैंने ही उसे दिलवाए थे। मैं ओलिविया की तरफ छिपे अर्थ भरी नरम मुस्कान के साथ देखता हूँ। दादी माँ को जिन चीजों की परवाह होती है वो बिल्कुल साफ याद रहती है। ओलिविया मुझे देखती है, मैं बीन बैग पर पसरा फोन चला रहा हूँ बेफिक्र अंदाज में। वो समझ जाती है कि मेरी बात उसे दिलासा देने के लिए थी और उसका बेचैन दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। ओल्ड मिसेस सलीवन अचानक हंसती है, दामाद जी मैंने जो अभी कहा सब सही था ना? मैं सिर हिलाता हूँ, हाँ। शरारती लड़की, देखा मेरे दामाद जी को तुम रोज क्या पहनती हो ये भी इतने साफ याद है। सच में ध्यान देते हैं, तुमसे दिल लगाते हैं। मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ, मुझे बस तस्वीरों जैसी याददाश्त है। सच में जानबूझकर याद नहीं किया था। मैं सफाई देने ही वाला होता हूँ, लेकिन ओलिविया बस अपने कंप्यूटर को घूरती रहती है, हम दोनों को नजरअंदाज करते हुए। जो मुझे नजर नहीं आता वो है उसके कानों पर चढ़ती लाली। मैं फोन पर शोध सामग्री देखता रहता हूँ। अल्जाइमर्स दवा के आखिरी चरण का अभी भी कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा। मैं उठकर थोड़ा टहलने जाता हूँ। जैसे ही नीचे किटी को घुमाने पहुंचता हूँ, कोई मेरे कंधे पर थपथपाता है। मैं पलटता हूँ, लिंडा का जुआड़ी भाई है, मेरे तथाकथित मामा जी लैरी। रायन, बहुत दिन हो गए। मैं पीछे हटता हूँ, यहाँ क्या काम है? सुना है सलीवन परिवार से यारी हो गई। मैं इन दिनों थोड़ा तंग हूँ, कुछ उधार दे सकते हो? मैं मुंह बिचकाता हूँ, पैसे नहीं है। उस बुढ़िया की इतनी सेवा की, कुछ नकद नहीं मिला? मैं आंखें सिकोड़ता हूँ, अभी नहीं, शायद बाद में मिले। लैरी चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, जब मिले तो मुझे उधार देना, अगर काफी दिया तो मामा एक राज बताएगा। वो ठाका लगाकर चला जाता है। मैं मुंह बनाता हूँ, तभी मेरा फोन बजता है। मैं देखता हूँ, ये तो सच में मिसेस लकवुड का फोन है। इधर दूसरे अस्पताल के कमरे में फ्रैंक देखता है कि डॉक्टर रे ने काफी देर से कोई जवाब नहीं दिया और सिंडी उस पर जोर डाल रही है, तो वो मिसेस लकवुड के सोते वक्त उनका फोन उठा लेता है। संपर्क सूची में रे ढूंढकर कॉल करता है। कॉल जुड़ती है। मैं गला साफ करता हूँ, हेलो मिसेस लकवुड, कोई दिक्कत है? फ्रैंक जम जाता है। रेयान? वो अविश्वास से घूरता है। वो वह आवाज पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। मेरा दिल धक से रह जाता है, मेरी आवाज और ठंडी हो जाती है। फ्रैंक, मिसेस लकवुड का फोन लेकर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा नंबर है? वो हकलाता है, क्या बकवास कर रहे हो? फ्रैंक को अचानक याद आता है मेरा उपनाम भी रे। मिसेस लकवुड कभी कभी मुझे उसी नाम से बुलाती है। वो बड़ी राहत की सांस लेता है। फिर फ्रैंक जहरीले लहजे में आ जाता है, बस ये बताना था कि चाहे ओल्ड मिसेस सलीवन के जरिए मिस सलीवन से चिपक जाओ, तुम ज्यादा से ज्यादा एक खिलौना हो। मिस सलीवन के पति हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। भविष्य में मैं सिंडी से शादी करूंगा और सलीवन परिवार का असली दामाद बनूंगा। बधाई हो तो, लेकिन कुलीन घरानों में सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते। मेरे पास डॉक्टर रे का रीजा है, इसलिए मैं हमेशा अजय रहूंगा। ये सुनकर मैं सीधे फोन काट देता हूँ। मुंह का कोना फड़कता है, कब से मैं फ्रैंक का रीजा बन गया। तुरंत बाद मेरे डॉक्टर रे वाले अकाउंट पर नोटिफिकेशन आता है। फिर फ्रैंक है। मैं स्पीकर पर रखता हूँ। फ्रैंक का लहजा बेहद विनम्र है। हेलो डॉक्टर रे, परेशान करने के लिए माफ करें। मैं सोफिया का बेटा फ्रैंक हूँ। सलीवन ग्रुप आपको अपनी R&D टीम में आमंत्रित करना चाहती है। ये मेरी माँ की भी इच्छा है। क्या आप इच्छुक हैं? मैं ठंडे स्वर में उसे बीच में काटता हूँ। मैं सिर्फ मिसेस लॉकवुड के नाम वाली कंपनियों के लिए काम करता हूँ। फिर फोन काट देता हूँ। सोमवार आता है और मैं सलीवन ग्रुप काम पर वापस जाता हूँ। अस्पताल से निकलकर टैक्सी पकड़ने ही वाला होता हूँ कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकती है। ओलिविया सीधे आगे देखती हुई बोलती है, बैठो, दादी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें काम पर छोड़ूं। ओलिविया मेरी तरफ देखती है। एक फोटो चाहिए। मैं पिछली सीट पर बैठता हूँ और वो सेल्फी के लिए फोन उठाती है। मैं वी का निशान बनाकर चौड़ी मुस्कान देता हूँ। ओलिविया एक पल के लिए भौचक्की रह जाती है। कंपनी में मैं सीधे 60वीं मंजिल के अभिलेखागार की तरफ बढ़ता हूँ। इधर R&D विभाग में एक पदोन्नति की घोषणा हो रही है। सिंडी को उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि उसने कथित तौर पर डॉक्टर रे को बुलाने का इंतजाम किया है। ऊपरी मंजिल के दफ्तर में लियाम रिपोर्ट देता है सुलिवान ग्रुप में उनके आने का असली कारण शोध सामग्री देखने। पूरी सुबह पुस्तकालय में रहे और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। ओलिविया की आंखें चमकती हैं। वो अकेले नीचे मुझे ढूंढने जाती है। तंत्रिका विज्ञान की अलमारी के पास मैं ऊपरी शेल्फ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा हूं। किताब पकड़कर मैं खुश होता हूं, लेकिन एक पायदान चूक जाता हूं और गिरता हूं सीधे ओलिविया के ऊपर। समझ आते ही मैं जल्दी से उठता हूं। माफ करना, जानबूझकर नहीं था। ओलिविया एक पल में खुद को संभालती है, कान लाल हैं, बेपरवाही का नाटक करती है। माहौल अजीब है, इसलिए मैं बहाना बनाकर खिसक जाता हूँ। जाने से पहले वो जरूरी किताब एक अनजान कोने में छिपा देता हूँ। दोपहर में जब वापस आता हूँ तो किताब गायब है। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। फिर समझ आता है पूरी कंपनी में बस एक ही इंसान है जो किताब यूं उठा सकता। ऊपरी मंजिल पर ओलिविया गहरी और जटिल तंत्रिका विज्ञान की किताब पलट रही है। भौहें तनी हुई हैं। लियम बगल में बड़बड़ाता है, बॉस रायन सच में एहसान नहीं मानता, यहाँ काम करने भी नहीं आया। बिल्कुल सही, वो पहले से कभी काम करने आया ही नहीं था। ओलिविया लापरवाही से जवाब देती है। लियम पूछता है, क्या ये किताब वापस कर दें? ओलिविया अपनी उंगलियां किताब पर थपथपाती है। आज की मेरी उत्सुक हिरण जैसी आंखें याद आती हैं। उसके सीने में अनजाने में गर्माहट महसूस होती है। अभी नहीं, काम के बाद गाड़ी भूमिगत पार्किंग में खड़ी है। लियम पूछता है, बॉस चलें? जल्दी नहीं। ओलिविया हाथ में मोटी किताब ली बैठी है। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तभी वो नजर उठाकर कहती है, चलो। लियम भौचक्का है। बॉस ने मिस्टर रायन के साथ जाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। अस्पताल वापस पहुंचकर जैसे ही हम VIP कमरे के पास पहुंचते हैं, लिंडा की चापलूसी भरी आवाज सुनाई देती है, ओल्ड मिस्टर सलीवन, खास आपसे मिलने आई हूँ। हम दोनों में सच में बड़ा रिश्ता है। ओल्ड मिसेस सलीवन दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही है। निकल जाओ, नहीं गई तो पिटवाऊंगी। लिंडा जबरदस्ती मुस्कुराती है। मैं रायन की माँ हूँ। आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? उसकी खातिर मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम उसकी माँ नहीं हो। ओल्ड मिसेस सलीवन दृढ़ता से कहती है। मिसेस लकवुड उसकी माँ है। लिंडा के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ जाता है। वो सहज ही पूछ बैठती है, आपको कैसे पता? वो डरी हुई है। बच्चा बदलने का राज बस उसे और उसके भाई लैरी को पता है। ओल्ड मिसेस सलीवन इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऑनलिविया और मुझे आते देखकर लिंडा घबराहट में खुद को संभालती है और मेरे पास आकर एक थर्मस थमाती है। रेयान, माँ तुम्हारे लिए चिकन सूप लाई है। ओल्ड मिसेस सलीवन की देखभाल में बहुत मेहनत होती है। ज्यादा खाओ, ताकत आएगी। मुझे हंसी आती है। क्या चाहिए? अभी भी वो आखिरी 2% हिस्सेदारी। ओल्ड मिसेस
सुलीवन तुम्हारी इतनी कदर करती हैं, तुम मांगोगे तो जरूर मान जाएंगी। अपने भाई की मदद करो वरना वो सिंडी के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगा। मेरी आंखें बर्फीली हो जाती हैं। मदद नहीं करूंगा। लिंडा का चेहरा अकड़ जाता है। वो सीधे जमीन पर बैठकर रोने चिल्लाने लगती है। ठीक है, मैंने इतनी तकलीफ से जन्म दिया और अब जब सामाजिक हैसियत बढ़ी तो माँ को ही ठुकरा दिया। ठंडे और संगदिल हो गए सब। आओ देखो, मेरा बेटा कृतज्ञ है, माँ की गरीबी से शर्माता है, किसी और का पोता बनना चाहता है। पास खड़े अस्पताल के कर्मचारी इशारे करके फुसफुसाने लगते हैं। मैं उसे निर्लिप्त भाव से देखता रहता हूँ। मेरे दिल में बेबसी और गहरी होती जा रही थी। जितना चाहो शोर मचाओ, अगर तुमने दूसरे मरीजों को परेशान किया तो सिक्योरिटी तुम्हें बाहर फेंक देगी। मैं उसके पास से गुजर गया। लिंडा गुस्से से भड़क उठी। नमकहराम, वह उछलकर खड़ी हुई और चिकन सूप सीधे मुझ पर फेंक दिया। सावधान! एक जोड़ी ठंडे हाथों ने मुझे अपने आगोश में खींच लिया। ओलिविया ने पीछे से मुझे ढाल लिया और सारी जलन खुद झेल ली। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी जब उसने लिंडा को घबराकर भागते देखा। कमरे में दाखिल होते हुए बूढ़ी मिसेस सुलिवन ने उसके कपड़े खींचे। ओलिविया, जल्दी उतारो इसे, देखूं कितनी जली हो। कोई छाले तो नहीं? दर्द हो रहा है। दामाद, आओ दवाई लगाओ। बूढ़ी मिसेस सुलिवन ने दवाई मेरे हाथों में थमाई और बाकी सबको बाहर भगा दिया। इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूँ। कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए। ओलिविया धीरे से बोली, दादी का मिजाज है, मैं नर्स को बुलाती हूँ। मैं बुलाता हूँ। मैं उसके पीछे गया। शाम की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी। मैंने उंगलियों पर मरहम लगाया और धीरे धीरे लगाने लगा। दवाई पूरी तरह लगने तक वह चुप रही। उसने अपने बाल संवारे। मिस्टर रयान, शुक्रिया। कोई बात नहीं। दरअसल तुम्हें मुझे ढालने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें चोट लगी तो दादी बहुत दुखी होती। ओलिविया ने मुझे एक तक देखा। क्या तुम भूल गए कि अभी तुम मेरे पति हो? मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। ओलिविया अब थोड़ी अलग लग रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसलिए बदला लेने। मेरा इरादा लिंडा को ढूंढने का था, लेकिन गलियारे में मुझे फ्रैंक और अंकल लैरी दिखे। लैरी हाथ मलते हुए बोला, प्यारे फ्रैंक, मेरे पास थोड़ी तंगी है। फ्रैंक ने गुस्सा दबाया। मैं इस महीने का भत्ता पहले ही दे चुका हूँ। मैं कंगाल हो गया हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो सच उगल दूंगा। रयान तो जरूर बड़ी रकम देगा। मैंने दरवाजा धकेल दिया। आवाज में ठंडक थी। कौन सा सच? फ्रैंक हड़बड़ाकर उछल पड़ा। रयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छुपकर सुन रहे थे। मैंने लैरी की तरफ उंगली उठाई और बोला, कौन सा सच? मैं पैसे दे सकता हूँ। कितने चाहिए? लैरी की आंखें चमक उठी। फ्रैंक घबरा गया। जो पैसे चाहिए मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, ठीक है? जाने से पहले लैरी मुझसे फुसफुसाया, रयान, मेरा राज हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बस काफी पैसे दो, मैं बेच दूंगा। मैंने जेनी को लैरी की पृष्ठभूमि की जांच करने का संदेश भेजा। मुड़कर देखा तो फ्रैंक जाने की तैयारी में था। मैंने लापरवाही से कहा, अगर नहीं चाहते कि लोग जाने तो करो ही मत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और लैरी के बीच क्या है? मुझे पता नहीं चलेगा। फ्रैंक अकड़ गया। क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। ऐसी क्या पकड़ है उसकी तुम पर कि हर महीने पैसे देते हो? बेकार की बातें मत बनाओ। मेरी सलाह है, अगर ऊर्जा है तो अपने बचाव का रास्ता सोचो। मुझ पर वक्त बर्बाद मत करो। लिंडा कहाँ है? वह तुम्हारी माँ। मुझे क्या पता। फ्रैंक जल्दी से भाग गया। मैंने लिंडा को फोन किया। तुम्हें वापस आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। नहीं मिस सुलिवन, मुझे छोड़ेंगी नहीं। तुम मेरी तरफ से माफी मांग लो। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरा बोझ उठाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो पुलिस बुलाने पर मत जाना। पुलिस क्यों बुलाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मारना तो तुम्हें ही चाहता हूँ। माँ का बच्चे को मारना तो स्वाभाविक है। मैंने सीधे फोन काट दिया। ओलिविया को चोट पहुंचाने के लिए लिंडा को अंततः 48 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया। अस्पताल के कमरे में वापस आने पर ओलिविया नीचे गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रही थी। मैं बिस्तर के पास बैठ गया। माफ करना, बूढ़ी मिसेस सुलिवन ने हाथ हिलाया। दामाद, परिवार के लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? फिर भी उस शरारती लड़की को तुम्हारी रक्षा करते देख मेरा मन खुशी से भर गया। हम परिवार हैं। ये 3 शब्द, हम परिवार हैं, मेरी आंखें भिगो गई। इसी पल फ्रैंक ने किसी तरह 50,000 युआन जुटाए और लैरी को ट्रांसफर किए, साथ में एक नोट। मुंह बंद रखो वरना हम दोनों का बुरा होगा। उसका दिल डर से भरा था। वो बस जल्द से जल्द सिंडी से शादी करना चाहता था। एक बार सुलिवन परिवार का दामाद बन गया तो भले ही उसकी असलियत सामने आए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। रात के 9 बजे सिंडी अचानक फ्रैंक को ढूंढते हुए आई। फ्रैंक खुशी से चौंका। सिंडी, तुम यहाँ कैसे? सिंडी ने सख्ती से पूछा। डॉक्टर रे के बारे में क्या तुम पक्के हो कि उनसे बात हो गई? फ्रैंक की आंखें हिचकिचाईं। बिल्कुल। तो मेरी और डॉक्टर रे की मुलाकात करवाओ। फ्रैंक घबराकर उंगलियां मलने लगा। डॉक्टर रे विदेश गए हैं, वापस आने पर मैं करवा दूंगा। कोई समस्या है जो सुलझानी है? मैं उनसे संपर्क कर लेता हूँ। सिंडी ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। समस्या तुम्हारी ईमेल पर भेज दी है, डॉक्टर रे को फॉरवर्ड करो और उनसे हल करने को कहो। ठीक है, मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ। फ्रैंक को मिसेस लॉकवुड की ईमेल आई डी जुबानी याद थी। उसने देखा था कि डॉक्टर रे हमेशा मिसेस लॉकवुड को तुरंत जवाब देते हैं और कभी सवाल नहीं पूछते, इसीलिए उसने झूठ बोलने की हिम्मत की। उसने फोन पर काम किया और तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। डॉक्टर रे आमतौर पर कुछ ही सेकंड में जवाब देते हैं। सिंडी, बस एक पल रुको। वीआईपी कमरे में मेरा फोन कंपन करने लगा। मैंने नजर डाली। रे की तरफ से एक ईमेल थी। क्या आप इस समस्या को हल करने में मदद कर सकें? अटैचमेंट सुलिवन ग्रुप की तकनीकी चुनौती निकली। मुझे हंसी आई। फ्रैंक मिसेस लॉकवुड का नाम इस्तेमाल करके मुझसे मदद मांग रहा है। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं केवल लॉकवुड परिवार की सेवा करता हूँ। सुलिवन ग्रुप की समस्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं। फ्रैंक के फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने मुस्कुराते हुए ईमेल खोली, लेकिन मजमून पढ़ते ही मुस्कान जम गई। सिंडी ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? फ्रैंक ने अजीब सी मुस्कान से घबराहट छुपाई। डॉक्टर रे ने कहा इस समस्या को सुलझाने में कुछ दिन लगेंगे। सिंडी ने राहत की सांस ली। ये तो सामान्य है, ये समस्या वाकई कठिन है। मैंने रयान के ग्रुप के लोगों से शर्त लगाई है कि शुक्रवार से पहले हल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रैंक की आंखें हिचकिचा रही। सिंडी सुलिवन हवेली वापस लौटी। उसके पिता एरिक ने पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया। तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। तुमने वाकई डॉक्टर रे को अपनी तरफ कर लिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में अपनी जगह इतनी जल्दी पक्की कर ली। उसकी मां में की भी आंखें भर आईं। सिंडी ने मुठ्ठियां भींच ली। उसने रणनीतिक विवाह का रास्ता चुना है। उसे कभी पछतावा नहीं होगा। रहा फ्रैंक, वो तो बस उसका मोहरा है। दूसरी तरफ मुझे छींक आई और मैं अपने काम में लगा रहा। अचानक सामने एक कप रख दिया गया। ओलिविया पानी का गिलास लाई थी और साइड टेबल पर रख दिया। मैं थोड़ा चौंका। शुक्रिया, कोई बात नहीं, बस रास्ते में था। ओलिविया स्वाभाविक रूप से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। बूढ़ी मिसेस सुलिवन हमें देखकर कान तक मुस्कुरा रही थी। वह पहले से ही शब्दकोश पलट रही थी अपने परपोते का नाम सोचने के लिए। अगले दिन R&D विभाग में सिंडी ने मुझे ब्रेक एरिया में रोका। आज रात एक नई ऊर्जा उद्योग कॉन्फ्रेंस है। इसमें शामिल होने वाले सभी लोग उद्योग के दिग्गज हैं। सुना है डॉक्टर
डॉक्टर रे भी आ सकते हैं। मैं रुका नहीं। तो सुलिवन ग्रुप के R&D के पास निमंत्रण है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ नजरिया बढ़ाने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। नहीं शुक्रिया। मैं बिना पीछे देखे दफ्तर के अंदर चला गया। टीम लीड लिन ने मुंह बनाया। एक निमंत्रण से उसे खरीदने की कोशिश? रयान इतना कम नजरिए वाला नहीं है, सिंडी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं उसे बेहतर संसाधन दे सकती हूँ। इस तरह की सभा में क्या तुम्हें लगता है कोई भी जा सकता है? कम से कम मैं उसे ले जा सकती हूँ। काम के आखिर में लिन ने मुझे बुलाया। आज रात एक काम का कार्यक्रम है, मेरे साथ चलो। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। ओलिविया को देर से आने का संदेश भेजा और लिन की गाड़ी में बैठ गया। गाला के प्रवेश द्वार पर अटेंडेंट ने लिन को रोका। माफ करें मिस लिन, सुलिवन ग्रुप ने आज के लिए पहले से नाम दर्ज करवाए हैं, आपका नाम सूची में नहीं है। सिंडी शैंपेन का गिलास लिए बाहर निकली, आंखें सिकोड़ते हुए। टीम लीड लिन, टीम बी के R&D के काम के बोझ को देखते हुए मैंने सोचा आप नहीं आएंगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन के वक्त मैंने आपकी जगह मना कर दी। अब नाम जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, आप वापस चली जाइए। लिन गुस्से से उबल पड़ी। सिंडी ये बेशर्मी है, तुम्हें मेरी तरफ से मना करने का क्या अधिकार है? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग की उपाध्यक्ष हूँ, बेशक मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकती हूँ। सिंडी मेरी तरफ मुड़ी। रयान साफ दिख रहा है ना, मेरी मंजूरी के बिना तुम इस दरवाजे से अंदर भी नहीं जा सकते। मैंने शांति से नजर उठाई। सच में? मैंने जेनी द्वारा ईमेल पर भेजा डिजिटल निमंत्रण निकाला और अटेंडेंट को दिया। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? अटेंडेंट ने एक नजर देखा और आदर से रास्ता छोड़ दिया। कृपया आइए। सिंडी का चेहरा एकदम बदल गया। वो मेरे फोन पर व्यक्तिगत निमंत्रण को घूरती रही। ये निमंत्रण तुमने किस हैसियत से लिया? तुमसे मतलब नहीं। मैंने स्क्रीन बंद की और लिन से कहा चलो। लिन खुशी से फूली नहीं समाई। जब मैं अंदर पहुंचकर उद्योग जगत के दिग्गजों से बातचीत करने लगा तो फ्रैंक और सिंडी भी आ गए। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने फ्रैंक को देखते ही घेर लिया। मिस्टर फ्रैंक, डॉक्टर रे आखिर कब आएंगे? हम उनसे परामर्श करना चाहते हैं। फ्रैंक सबका ध्यान पाकर फूला नहीं समाया, विनम्रता का नाटक करते हुए बोला आज तो मैं बस अपनी मंगेतर के साथ आया हूँ। सिंडी ने मौके का फायदा उठाकर नेटवर्किंग शुरू कर दी। लिन को किनारे धकेल दिया गया। वह मुझसे फुसफुसाई, जेनी थोड़ी देर में आएगी, शर्माओ मत, हिम्मत करो और जाकर टोस्ट पेश करो। इतने लोग उससे मिलना चाहते हैं। मेरे होंठ हिले। मैं बाद में तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। लिन ने इसे शेखी समझा। तभी प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। जेनी आ गई थी। फ्रैंक ने आत्मविश्वास से अपना सूट ठीक किया और मेरी तरफ बढ़ा। रयान, क्या तुम्हें डायरेक्टर जेनी से मिलवाना चाहिए? सिंडी ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें लगता है जेनी शक्ल सूरत पर फिदा होने वाली है? कितने ही खूबसूरत लोग उसके पास गए, वह किसी से प्रभावित नहीं हुई। अपने आकर्षण को ज्यादा मत आंको। ये बात पूरी भी नहीं हुई थी। जेनी आंधी की तरह उन दोनों के पास से गुजर गई। पूरे कमरे की हैरान नजरों के बीच वह उत्साह से दौड़ती हुई मेरे पास आई। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फ्रैंक का बढ़ा हुआ हाथ हवा में जम गया। मुस्कान को फीका पड़ने का वक्त भी न मिला और वह भयानक हड़बड़ाहट में तब्दील हो गई। सिंडी तो और भी सख्ते में आ गई। उसके हाथ से शैंपेन का गिलास लगभग गिर ही गया। डायरेक्टर जेनी, कहीं आप गलती तो नहीं कर रही? फ्रैंक हकलाते हुए बोला। ये रयान है, हमारे परिवार में बस एक मामूली इंसान। जेनी ने उसे भाव तक नहीं दिया। उसकी नजरें केवल मुझ पर टिकी थी। बॉस, मैंने दर्जनों ईमेल भेजे आने के लिए और आप हमेशा कहते रहे व्यस्त हूं। पता चला आप गुपचुप पधारे। मैंने बेबसी से मुस्कुराया। मैं एक लीडर के साथ किसी निजी काम से आया हूँ। बॉस, सिंडी चीख पड़ी। उसकी आवाज कंपकपा गई। जेनी, तुम इन्हें बॉस बुलाती हो? क्या ये वही टोपी वाला रयान नहीं जिसकी बीवी गुंडी है? जेनी ठंडे लहजे में पलटी। उसकी आंखें छुरी जैसी तीखी थी। मिस सिंडी, जुबान संभालो। तुम्हारे सामने वह तकनीकी प्रतिभा खड़ी है जिसे तुम्हारा सुलिवन ग्रुप बेताबी से ढूंढ रहा है, और वही किंवदंती डॉक्टर रे जो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। भीड़ में दबी हुई सांसों की लहर दौड़ गई। नामुमकिन। फ्रैंक पूरी तरह बेकाबू हो गया। मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया। डॉक्टर रे तो हमेशा से मेरी माँ के संपर्क में रहे हैं, ये नाजायज बेटा कैसे हो सकता है? रयान, तुमने जेनी को क्या दिया जो वह तुम्हारे साथ आई? मैं आगे बढ़ा और उसे ठंडी नजरों से देखा। फ्रैंक, तुमने मिसेस लॉकवुड का फोन चुराकर ईमेल भेजे, क्या सच में लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वह जवाब, मैं केवल लॉकवुड परिवार की सेवा करता हूँ, क्या तुम्हें अभी नहीं मिला था? फ्रैंक का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके पैर लड़खड़ाए और वह बैठ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। सिंडी भी लड़खड़ाने लगी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पछतावा और हास्यास्पद बेबसी भरी थी। उसे हमेशा लगता था कि मैं कीचड़ में लथपथ हूँ, इसीलिए उसने 50,000 युआन से मुझे अपमानित करने की कोशिश की थी। लेकिन पलक झपकते मैं वह देवता बन गया जिसे उसे ऊपर देखना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर हलचल हुई और मिसेस लॉकवुड वास्तव में अंदर आई, नैन्सी के सहारे। उनका रंग गुलाबी था, कदम मजबूत, कल की बीमारी का कोई निशान नहीं। रयान, मिसेस लॉकवुड सीधे मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो दवाई तुमने खुद बनाई थी है ना? मैंने सिर हिलाया। अब तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी। मिसेस लॉकवुड रिचर्ड और लिंडा की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज शांत और दृढ़ थी। रिचर्ड, तुम हमेशा डॉक्टर रे से मिलना चाहते थे ना? वे यही हैं। और मेरे विश्वस्त सहायक चेन ने मुझे उस वक्त की सारी सच्चाई बता दी है। नैन्सी आगे बढ़ी, लिंडा को घूरते हुए। लिंडा, क्या तुम्हें लगा कि अस्पताल में बच्चे बदलने की बात हमेशा छुपी रहेगी? मैं इन सालों में जांच और निगरानी करती रही। मैंने तुम्हें बहुत ध्यान से देखा। एक औरत जो अपने सगे बेटे की पूरी तरह अनदेखी करे लेकिन किसी और के बेटे के प्रति असामान्य लगाव दिखाए। मुझे बहुत पहले ही कुछ गड़बड़ लगी थी। डीएनए टेस्ट मैं पहले ही करवा चुकी थी। उसने एक रिपोर्ट सामने फेंकी। रिचर्ड ने कांपते हाथों से उठाई। नतीजा पढ़ते ही वह पलटा और लिंडा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तूने अपने नाजायज बच्चे को मेरे बेटे से बदलने की हिम्मत कैसे की? लिंडा चीखते हुए पूरी तरह टूट गई। फ्रैंक रिपोर्ट को घूरता रहा, निराशा में चिल्लाया, नहीं, मैं लॉकवुड परिवार का युवा स्वामी हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ। मैं ये सब ठंडी नजरों से देखता रहा। पहचान, दौलत, खून का रिश्ता, जो चीजें कभी मुझे जकड़े रहती थी अब मेरी नजर में पंख जितनी हल्की लग रही थी। बॉस, गाड़ी तैयार है, जेनी ने धीरे से याद दिलाया। मैं जाने के लिए मुड़ा, तभी एक हाथ ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। ओलिविया कब से मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। उसने स्याही जैसी काली पोशाक पहनी थी। पीठ का जला निशान कपड़े के नीचे छुपा था, लेकिन जिस नजर से वह मुझे देख रही थी उसमें पहले वाली ठंडक नहीं थी। रयान, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी निर्भरता थी जो शायद उसे खुद भी महसूस नहीं हुई। दादी अभी भी अस्पताल में हमारा इंतजार कर रही है। मैंने उसे देखा और मेरे दिल की सबसे कोमल जगह को किसी ने हौले से छू लिया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जैसे ही हम बैंक्वेट हॉल से बाहर निकले, सिंडी आंसुओं से भरी दयनीय सी दौड़ती हुई बाहर आई। रयान, मैंने गलती की, क्या हम कॉलेज जैसे वापस हो सकते हैं? मेरे कदम नहीं रुके। बिना पलटे मैंने बस एक वाक्य कहा। सिंडी, तुमने एक बार कहा था कि नाजायज बेटा और गुंडी बीवी दोनों एक जोड़ी। मुझे लगता है तुम और फ्रैंक जैसा
जैसा वह अभी है वे सच में एकदम सही जोड़ी हैं। मेरे पीछे सिंडी की बेबस सिस्कियां हैं और आगे है हेचेंग शहर की चमचमाती रात। कार में ओलिविया अचानक पूछती है, वो न्यूरोसाइंस की किताब कब लौटाओगे मुझे? मैं उसकी तरफ भौं उठाता हूँ। क्या तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो मिस सुलिवान? वह अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेती है। उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं। मुझे डर है कि अगर तुम डॉक्टर रे कभी चले गए तो दादी सुलिवान ग्रुप को तहस नहस कर देंगी। मैं बेबसी से हंसता हूँ और लापरवाही से उसके कंधों पर अपना हाथ डाल देता हूँ। इस बार वह हटती नहीं। आराम करो, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। वैसे भी मैं अभी आधिकारिक रूप से तुम्हारा पति बना भी नहीं हूँ। 3 महीने बाद जिस दिन अल्जाइमर की क्लिनिकल दवा सफलतापूर्वक विकसित होती है, हेइचेंग शहर में पतझड़ की पहली बारिश होती है। जब मैं लैब से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि ओलिविया प्रवेश द्वार पर खड़ी है, काला छाता थामे, वही स्याही जैसी काली पोशाक पहने जो मैंने इतनी बार देखी है। लगता है वह काफी देर से इंतजार कर रही थी। उसके बालों की नोकों पर बारीक बारिश की बूंदें चिपकी हुई हैं। दादी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, वह कहती है उसी सपाट लहजे में। लेकिन अब मैं उस आम तौर पर भावहीन चेहरे पर कुछ अलग झलक देख सकता हूँ। उसके कान फिर लाल है। मैं आगे बढ़ता हूँ और स्वाभाविक रूप से छाता थाम लेता हूँ। उसे भी अपने साथ उसके नीचे खींच लेता हूँ। खुद मिस सुलिवान लेने आई है, मैं तो धन्य हो गया। वह मुझे देखती है, कुछ कहती नहीं लेकिन हटती भी नहीं। कार सुलिवान एस्टेट की तरफ बढ़ती है। रास्ते में वह अचानक बोलती है, वो तलाक का समझौता। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। वह रुकी है। उसकी नजर खिड़की से गुजरती तेज बारिश पर टिक जाती है। उसकी आवाज इतनी धीमी है जैसे वे खुद से बात कर रही हो। दादी ने उसे फाड़ दिया। मैं एक पल के लिए ठिठक जाता हूँ, फिर हंस देता हूँ। तो अब क्या करें? ओलिविया रुकी है। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ शर्मिंदगी उभर आती है। दादी ने कहा कि उन्हें आखिरकार एक दामाद मिला है और वे हमें तलाक नहीं लेने देंगी। मैं कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता हूँ। वह आखिरकार अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाती है, मेरी नजरों से नजरें मिलाती हैं। खिड़की के बाहर बारिश धीरे धीरे टप टप कर रही है और कार के अंदर इतनी खामोशी है कि एक दूसरे की सांसें सुनाई दें। उसकी आंखें बारिश के बाद टूटे हुए तारों की रोशनी जैसी लगती हैं। रेहान, वह मेरा नाम लेती है। उसकी आवाज ठंडी है लेकिन एक ऐसी नरमाई ली हुई है जो उसे खुद भी महसूस नहीं होती। दादी को उनकी दवा दे दी गई है। पहला उपचार चक्र आज रात से शुरू होता है। वह सिर हिलाती है, एक पल चुप रहती है, फिर जोड़ती है, शुक्रिया। मैं उसे देखता हूँ। अचानक उसे छेड़ने का मन करता है, सिर्फ जुबानी शुक्रिया। वह एक पल के लिए ठिठक जाती है जैसे उसे मेरी बात की उम्मीद न थी। वह हमेशा ठंडा रहने वाला चेहरा सच में हल्की उलझन की झलक दिखाता है। मैं हंसता हूँ, हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखेर देता हूँ। बस छेड़ रहा हूँ। वह मुझे घूरती है लेकिन मेरे हाथ से दूर नहीं होती। कार सुलिवान एस्टेट के प्रवेश द्वार पर रुकी है। बारिश थम चुकी है और क्षितिज पर सूर्यास्त की एक लाली छाई हुई है। बूढ़ी मिसेज सुलिवान पहले से दरवाजे पर इंतजार कर रही है। हमें बाहर निकलते देख वह तुरंत खिलखिलाती मुस्कान के साथ आगे आती है। एक हाथ से मेरा और दूसरे हाथ से ओलिविया का हाथ थामकर हमें घर के अंदर खींचती है। जल्दी जल्दी। हम खाने का इंतजार कर रहे थे। खाने की मेज पर बूढ़ी मिसेज सुलिवान कभी मेरी थाली में खाना डालती हैं, कभी ओलिविया की में, बड़बड़ाते हुए, दामाद जी और खाओ नटखट लड़की, तुम भी खाओ, तुम दोनों बहुत दुबले हो गए हो। एक बार के लिए ओलिविया को नटखट लड़की कहलाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। वो बस चुपचाप खाती रहती है, कभी कभी नजरें उठाकर मुझे देखती है। खाने के बाद बूढ़ी मिसेज सुलिवान हमें बाहर आंगन में चाय पीने के लिए ले जाती है। सूर्यास्त पूरे आंगन को गर्म नारंगी रंग में रंग देता है और हवा में बारिश के बाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू है। बूढ़ी मिसेज सुलिवान अचानक कहती है, दामाद जी, नटखट लड़की, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। ओलिविया और मैं एक साथ उनकी तरफ देखते हैं। बूढ़ी मिसेज सुलिवान मुस्कुरा रही हैं लेकिन उनकी आंखों में एक चमक है। मुझे याद आ गया। मैं हैरान रह जाता हूँ, कैसे तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट लिया था? मुझे याद आ गया। निकला यह कि हमारा विवाह प्रमाण पत्र सब बूढ़ी मिसेज सुलिवान ने ही करवाया था। हमें बिना जाने समझे निष्क्रिय रूप से पंजीकृत करवा दिया गया था। बूढ़ी मिसेज सुलिवान मुझे देखकर मुस्कुराती है। दामाद जी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं ओलिविया को देखता हूँ, फिर बूढ़ी मिसेज सुलिवान को, और अचानक हंस देता हूँ। नाराज नहीं हूँ। बूढ़ी मिसेज सुलिवान संतोष से सिर हिलाती है, हम दोनों को देखती हैं और अचानक पूछती हैं, तो तुम दोनों शादी कब करोगे? ओलिविया से अब बैठा नहीं जाता और वह उठकर जाने लगती है। बूढ़ी मिसेज सुलिवान उसे पकड़ लेती है। कहाँ भाग रही हो? शादी तो हो चुकी है, इतना शर्माना कैसा? मैं यह दृश्य मुस्कुराते हुए देखता हूँ। अचानक लगता है यही वह जिंदगी है जो मैं हमेशा से चाहता था। ओलिविया आखिरकार बूढ़ी मिसेज सुलिवान की पकड़ से छूटती है, मेरे पास आती है और धीरे से कहती है, चलो। मैं उठता हूँ और बूढ़ी मिसेज सुलिवान से विदा लेता हूँ। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है और चुपके से मुझे एक पर्ची थमा देती है। कार में मैं पर्ची खोलता हूँ, उस पर लिखा है, दामाद जी, अगर यह नटखट लड़की तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना और मैं इसे ठीक कर दूंगी। मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। ओलिविया झुककर देखती है, पढ़कर 2 सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है, दादी की लिखावट बहुत सुंदर है। मैं मुड़कर उसे देखता हूँ। वह मेरी नजरों से नजरें मिलाती है और अचानक पूछती है, रेयान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं उसे देखता हूँ और गंभीरता से कहता हूँ, इस बात पर कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। वह ठिठक जाती है, क्या बिना एक पैसा खर्च किए मुझे एक बीवी मिल गई? मैं कहता हूँ, भले ही ये नकली था लेकिन अब लगता है ये असली होने वाला है। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रहती है, फिर खिड़की की तरफ नजरें फेर लेती है, लेकिन मैं उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देख लेता हूँ। कार धीरे धीरे रात में आगे बढ़ती है। हाइचेंग शहर की रोशनियां खिड़की से बाहर बहती जाती हैं। ओलिविया, मैं उसे पुकारता हूँ, कल तुम्हारे पास वक्त है? वह मुड़कर मुझे देखती है। मैं उसे देखता हूँ, मेरी आंखों में मुस्कान भरी है। चलो उस तलाक के समझौते को फाड़ दें। वह 2 सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से सहमति में हुंकार भरती है। वह आवाज हल्की है, फिर भी इस दुनिया के किसी भी वादे से ज्यादा वजनदार। बाहर रात गहरी होती जा रही है लेकिन मेरे लिए रात अभी शुरू ही हुई।